Of Kharkiv and Chernihiv on your screens right now is an ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज संडे आपसे मैं मिल रहा हूं। सैटरडे मिलने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ सका। और यह लेक्चर मैंने हिंदी में ही रिकॉर्ड किया है, और जैसा कि मैंने बताया कि दोनों चैनल को हमने अलग अलग कर दिया है ताकि दोनों में से किसी ऑडियंस को दिक्कत ना हो, और जो बाइलिंगुअल है वो दोनों प्रकार के लेक्चर का लाभ उठा सके, क्योंकि दोनों में अलग अलग लेक्चर होगा। वैसे तो मैंने कुछ प्लान और किया था, कुछ और लेक्चर लेकर आपके सामने आने का, लेकिन स्थिति वैसी बनती नहीं दिखी, क्योंकि जो यूक्रेन और रूस का क्राइसिस है, दोनों के रिलेशंस के जो चैलेंज है, उसने एक ग्लोबल डायमेंशन ले लिया है। और वर्ल्ड जिस दिशा में जा रही है वो किसी भी इंटेलेक्चुअल को सोचने के लिए विवश कर सकता है। जो दैनंदिन स्तर पर घटनाएं घट रही हो तो एक पहलू है, आप देख सकते हैं कि अगर आप यूक्रेन के शहरों को देखेंगे तो बड़ी बुरी स्थिति है। कल मैं जब टीवी पर देख रहा था तो मुझे इतना पैथेटिक कंडीशन लग रहा था कि मैं सोच नहीं सकता। अब देखो, ये मारियोपोल है, इसमें कल ही एक दोनों के बीच मनबंध हो रहा था, एक समझौता सूत्र, एक एग्रीमेंट, और वो एक तरह का आर्मिस्टिस था, एक तरह का विराम संधि थी, युद्ध विराम की घोषणा थी, और एक ह्यूमन गैलरी बनाने की बात थी कि कम से कम जो इस तरह से बिल्कुल ही वरीड और ढंग से जो पॉपुलेशन का एक्सोडस हो रहा था, जो जनसंख्या का पलायन हो रहा था, और जिस तरह से लोग पीड़ित हो रहे थे, एक ह्यूमन गैलरी भी बनाने की बात थी। लेकिन घंटों नहीं, मिनटों में यह संधि टूट गई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर दोषारोपण किया। कारण जो भी हो, अब देखिए, जितने भी शहर है, जितने भी इंपॉर्टेंट शहर हैं, इधर आप देखेंगे तो कीव, यहाँ पर भी संघर्ष चल रहा है, खार्किव पर चल रहा। आप अगर देखोगे तो मारियोपोल में तो लगभग 2 लाख लोग फंसे हुए दिख रहे, और खार्सन है। अब इनकी कोशिश है कि अगर मारियोपोल पर कब्जा करेंगे तो हमारा लैंड ब्रिज डायरेक्ट बन जाएगा क्रीमिया में। तो हो सकता है कि इनका पूरी प्लानिंग हो कि पूरे साउथ यूक्रेन को काट कर इसमें मिला दिया जाए। ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू मैं आपको दिखाना चाहता कि जैसा कि आप लोग, मैं अभी करंट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं देखो मेरा टॉपिक है, मैं आपको मैं पहले टॉपिक पर ध्यान इंगित कर दूं ताकि आपको पता चले कि हमारा टारगेट केवल यूक्रेन और रूस पर चर्चा करनी नहीं है। हमारा टारगेट है विश्व व्यवस्था, वेस्टफेलिया की संधि से यूक्रेन संकट तक, वर्ल्ड ऑर्डर, फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया टू यूक्रेन क्राइसिस। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मैंने जैसा कि पहले आपको बताया है कि बर्डन ऑफ हिस्ट्री को समझना बहुत आवश्यक होता है। वर्तमान की बेहतर समझ हमें तब होती है जब हम इतिहास की उस विरासत या इतिहास के उस दबाव को समझ सके कि एक्चुअली इतिहास किस प्रकार से एक व्यापक परिवर्तन लाता है। इतिहास हमारी समझ को एक 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 नई दिशा देता है। हम जब अतीत के चश्मे से वर्तमान को देखते हैं तब सही तस्वीर ज्ञात होती है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं, मीडिया है, हमारे ऑडियंस हैं, वो जितने चैनल्स पर जाते हैं उतनी तरह का इंटरप्रिटेशन है। कोई रूस के प्रति भी सिंपैथाइज कर देता है, कोई चैनल कोई रूस के पक्ष का भी कोई भी रखता है, कोई यूक्रेन पर तो वर्ल्ड वाइड उन पर सहानुभूतियों की बरसात हो रही है। तो जाहिर है कि वैसी स्थिति में हमारे जो ऑडियंस हैं, फिर अमेरिका का पक्ष है, चाइना का पक्ष है, विश्व के बाकी देश हैं उनके पक्ष हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स की भी कठिनाई को समझता हूँ, क्योंकि सोशल साइंस में कोई एक वर्जन नहीं होता। अगर मैं यह कहूँ कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ फाइनल वर्जन है तो बहुत बरबोलापन होगा, ऐसा तो कोई क्लेम कर ही नहीं सकता। तो हमेशा ह्यूमैनिटीज में या सोशल साइंस में एक से अधिक इंटरप्रिटेशन होते हैं। हमें इतनी उदारता होनी चाहिए कि जिसे हम एग्री ना भी करते हैं तो अभी हम सामने वाले का सुने। यही सोशल साइंस की रीत है।
तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि जहां तक संभव हो सके, निष्पक्ष तस्वीर तो सोशल साइंस में हो ही नहीं सकती, जहां तक संभव हो सके हम उस तस्वीर को प्रस्तुत करें और थोड़ा सा आपको अतीत में मैं विश्व व्यवस्था पर ले चलूं। यहाँ पर आपने एक टर्म देखा है, वेस्टफेलिया की संधि। मेरे बहुत सारे ऑडियंस और व्यूअर्स बार बार ये मांग करते रहे, सर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया क्या है? क्योंकि अधिकांश हमारे व्यूअर्स और ऑडियंस के साथ है कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी रेफरेंस सुनते हैं, हिटलर का भी रेफरेंस सुनते हैं। जिन्होंने उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जाना होगा तो उन्हें ये पता नहीं चल पा रहा होगा कि अभी जो व्लादिमीर पुतिन का दृश्य है या उसका जो अप्रोच है या उसका वो हिटलर से कहाँ तक वो समानता रखता है और कहाँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी हम इसको अतीत के आईने से दिखाएं। तो उसी क्रम में मैं आपको बता रहा था कि मेरा तो ध्यान, जब मैं कल रात में टीवी में देख रहा था तो कई पहलुओं पर मेरा ध्यान जा रहा था। यहाँ पर देखिए, ये जहाँ यूक्रेन है उसके जस्ट बगल में पोलैंड को देखिए, हंगरी को देखिए, रोमानिया को देखिए, इधर एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया के देखिए, सभी नेबरहुड में हैं एंड ऑल आर द नेटो कंट्रीज। ये जितने भी वो नेटो के मेंबर्स हैं। तो अब इसमें समस्या यह आ रही है कि अगर किसी भी तरह से रशिया का वॉर इधर इस्केलेट कर जाता है तो यूएसए ने भी इधर रूस ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को रेड अलर्ट दे रखा है। उसने अपने जितने भी न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स उसको कहा है कि बिल्कुल रेड अलर्ट पर रहो और तैयार रहो। और जैसा कि आपने देखा कि पहले दिन उसका ये स्पीच रहा था, उसके स्पीच का क्रक्स रहा था कि अगर दुनिया इसमें हस्तक्षेप करेगी तो दुनिया वह खतरनाक दृश्य देखेगी जो पीछे उसने कभी नहीं देखा है। ये तो सीधा इशारा है कि हम एक न्यूक्लियर वॉर को स्केलेट कर सकते हैं। तो ये पहलू की तरफ जाता है। दूसरा, अगर आप बाकी देशों को देखेंगे तो उस पर जरा सा आप नजर डालिए तो आपको पता चलता है कि इधर यूएसए इस बात को भली भांति समझ रहा है। हालांकि मैं एक बात आपको बता दूं कि इस बात के लिए यूएसए की आलोचना होती है, अब वास्तव में है उसकी तरफ से जो भूल हुई, चूक हुई, वो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको डिस्कस किया है, जो मेरा पिछले का लेक्चर था। लेकिन एक पहलू है, उस पर भी हमें ध्यान देना है। अब यूएसए कैच 22 सिचुएशन में फंस चुका है। अब ना तो वह इधर जा सकता ना उधर जा सकता। जो आज सिचुएशन इतना स्केलेट किया उसके लिए यूएसए बहुत हद तक अकाउंटेबल है। उसे नेटो का एक्सपेंशन नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो गलती उसे करनी थी उसने कर दी। यूक्रेन को बलि का बकरा बना दिया। अब सवाल खड़ा होता है कि अगर यूक्रेन के पक्ष से यूएसए खड़ा हो या फिर यूएसए अगर नो फ्लाई जोन जैसा कि डिमांड करते हैं, यूक्रेन के जो हेड हैं वो अगर डिमांड करते हैं, यूक्रेन की सरकार डिमांड करती है बार बार। और आप जानते हो कि व्लादिमीर जेलेंस्की जिस साहस के साथ लड़ रहा है दुनिया के लिए एग्जाम्पल है। और जेलेंस्की बार बार इस बात को अपील करता है कि आप नो फ्लाई जोन बनाइए। यूएसए इस बात को मानता है, नेटो मानता है कि अगर नो फ्लाई जोन बनाऊंगा तो जितना बेलिजरेंट मूड में भी व्लादिमीर पुतिन दिखता है कि हो सकता है कि न्यूक्लियर वॉर एस्केलेट कर जाए। तो अभी अगर यूएसए पीछे हट रहा है तो दुनिया के खातिर अभी के लिए अच्छा है कि डायरेक्ट अभी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन से एक बहुत बड़ा डेंजर आ गया है, बहुत बड़ा खतरा आ गया है। न्यूक्लियर वॉर एस्केलेट कर सकता है। लेकिन हाँ, दूसरे साधन हो सकते हैं। जो व्लादिमीर पुतिन कर रहा है वो पूरी दुनिया के लिए, और पूरी दुनिया जितना लाचार होकर देख रही है, वो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। दोनों स्थिति दुनिया इस दोराहे पर खड़ी हो गई है जिसमें अभी फूक फूक कर कदम देने की जरूरत है कि कौन सा साइड लिया जाए। कल जब सीज फायर हुआ था तो उम्मीद जगी थी कि चलो वॉर कम से कम यहां रुका, अब वार्ता से बात आगे बढ़ेगी। वह होप भी समाप्त हो गया। 11 दिन से अधिक दिन तक वॉर खिंच गया। और जैसा कि रूस को भी अंदाजा था कि मैं 24 या 48 घंटे में घुटने टेकवा दूंगा, जैसा कि जर्मनी ने पोलैंड को किया था वर्ल्ड वॉर से पहले, वही मैं यूक्रेन को करूंगा, वो उसकी मंशा पूरी नहीं हो सकी। तो अब ये वॉर फैलेगा, वॉर स्प्रेड करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक अनएंडिंग वॉर में भी रूस फंस सकता है, जैसा कि वह इससे पहले यूएसएसआर अफगानिस्तान में फंसा था। किसी भूभाग को जीत लेना सरल है, लेकिन लोगों को जीतना कठिन है। तो चलिए उस पहलू पर हम आते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे लेक्चर का मुख्य उद्देश्य है और जो टाइटल है, पहले उससे हम आपको रूबरू कराते हैं कि दुनिया यहां तक पहुंची क्यों। यूक्रेन संकट के बाद दुनिया किधर जाएगी, वर्ल्ड ऑर्डर कहां जाएगा, वर्ल्ड ऑर्डर की दिशा क्या होगी, इसे हमें बिल्कुल ही फाउंडेशन से देखना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले यह दृश्य माने लाया है
ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया यानी वेस्टफेलिया की संधि की। ये वेस्टफेलिया की संधि 1648 ईस्वी में हुई थी। अगर आप इस पर नजर डालेंगे तो ये संधि वेस्टफेलिया की संधि 1648 में हुई थी, 1648 में हुई थी। और उस समय का वर्ल्ड तो बड़ा अजीब था। एक छोटा सा कॉन्टिनेंट यूरोप पूरी दुनिया पर हावी था और पूरा विश्व यूरोप केंद्रित था। अभी कि यूरोप केंद्रित था या हो चुका था, क्योंकि उस समय एशिया महाद्वीप पर अभी यूरोप का दबदबा नहीं हुआ था, लेकिन यूरोपीय कंपनियां एशिया महाद्वीप में पहुंच चुकी थी, सक्रिय हो चुकी थी। और अमेरिका को तो साउदर्न अमेरिका और नॉर्दर्न अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका, जिसको आप लैटिन अमेरिका कहते हो, और उत्तरी अमेरिका पर वहां पर यूरोपीय शक्तियां स्थापित हो चुकी थी। और उनके जो देसी लोग थे उनको तथाकथित रेड इंडियंस का नाम देकर, माने उनके नेटिव्स को ही रेड इंडियंस का नाम देकर उनको एक तरह से डिलेटिमाइज कर चुके थे, उनको अवैध बना चुके थे और क्षेत्र पर कब्जा कर चुके थे। अफ्रीका के मुख्य भूमि में तो जाना अभी उनके लिए मुश्किल था, लेकिन अफ्रीका के तटीय क्षेत्र में वो स्थापित हो चुके थे। तो पूरी दुनिया उस समय यूरो केंद्रित थी, सारे मुहरे यूरोप में खेले जाने थे। तो जो विश्व व्यवस्था इस वेस्टफेलिया की संधि ने कायम की, वह विश्व व्यवस्था एक तरह से यूरो केंद्रित या यूरोप के लिए थी। लेकिन उस समय दुनिया के केंद्र में यूरोप भी था, हालांकि इधर चाइना भी था, भारत भी था। उनकी विश्व दृष्टि अलग थी, चीन की विश्व दृष्टि अलग थी। वो अपने आप को मिडल कंट्री मानता था और मिडल कंट्री होने के नाते वो मानता था कि पूरे दुनिया में उसके जो शासक है वह एक स्वर्गिक सम्राट है और पूरी दुनिया पर दबदबा बनाने का उसका अधिकार है। भारत का तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का प्रिंसिपल शुरू से ही रहा है, लेकिन भारत भी अपने आप की एक अलग पहचान रखता था। उसका भी जो वर्ल्ड व्यू था वो यूरोप से अलग था। अब यूरोप में पहले क्या हुआ करता था कि एक रोमन कैथोलिक चर्च पद्धति हुआ करती थी, एक पवित्र रोमन साम्राज्य हुआ करता था जो पूरे यूरोप पर सोया हुआ था। और यूरोप में जितने भी युद्ध होते थे वो धर्म के नाम पर होते थे, वो धार्मिक संघर्ष होता था। तो 30 वर्ष युद्ध हुआ। एक युद्ध हुआ 1618 से चलकर 1648 में समाप्त हुआ। इसको 30 इयर्स वॉर या 30 वर्ष युद्ध कहते हैं। ये 30 वर्ष युद्ध यूरोप के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह युद्ध एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इससे पहले जो भी युद्ध होता था वह धर्म के नाम पर होते थे, इक्वेशन बनते थे, वो धर्म के आधार पर बनते थे कि कौन रोमन कैथोलिक देश है, कौन प्रोटेस्टेंट देश हैं। उन रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों का अलग अलग समूह बनता था, उनके बीच वॉर होता था। जो 30 वर्ष युद्ध हुआ वो एक बड़ा ही अनोखे प्रकार का युद्ध था। उसमें धर्म के आधार पर जो पोलराइजेशन था, धर्म के आधार पर जो समूहीकरण था, वो लगभग समाप्त हो गया। क्योंकि एक रोमन कैथोलिक देश होते हुए भी फ्रांस ने दो दो हाथे कर लिए पवित्र रोमन साम्राज्य, उसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया। क्योंकि जो फ्रांस का रूलर था, उसका जो वंश था, उसको डायनेस्टिक इंटरेस्ट बोलते हैं, वंशानुगत हित था। और वो चाहता था कि रोमन सम्राट जो हैब्सबर्ग वंश का है, अगर उसका डिसग्रेस हो जाए, अगर वो अपमानित हो जाए, अगर वो हार जाए, तो फिर यूरोप का सबसे प्रतिष्ठित वंश बुर्बो वंश होगा। तो पहली बार यूरोप की राजनीति में देखा गया कि अब हैब्सबर्ग अब अंतर्राष्ट्रीय मतलब यूरोपीय संबंधों में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध वही बनकर आया और धर्म के आधार पर पोलराइजेशन बंद हुआ। और 1648 में जो वेस्टफेलिया की संधि हुई, तब तक पवित्र रोमन साम्राज्य वैसे भी व्यावहारिक रूप में विघटित हो चुका था। जर्मन राज्य स्वतंत्र हो गए थे, फ्रांस, ब्रिटेन, अलग अलग राष्ट्र को मान्यता मिली और एक निश्चित भौगोलिक सीमा खींची गई। राष्ट्र को परिभाषित किया गया कि एक खास क्षेत्र में एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उस राष्ट्र की संप्रभुता होगी, दूसरा राष्ट्र उसकी संप्रभुता का उल्लंघन नहीं कर सकता, अंतर्राष्ट्रीय कानून होंगे। और ग्रोसियस नामक एक स्कॉलर था, उसने अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए। और एक बड़ी नायाब चीज आई, पहले जब पवित्र रोमन साम्राज्य था तो पूरे यूरोप पर ही वो छाया हुआ था, अब वो चला गया तो उसके जाने के बाद जो यूरोपीय राष्ट्र आए उन सब लगभग बराबर शक्ति के थे। क्योंकि अगर मैं यही बात आपसे पहले कहूंगा तो आप समझ पाएंगे इस चीज को। हालांकि फ्रांस जैसे कुछ एक राष्ट्र थे जो अपने आकार में बड़े थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अधिकतर जो यूरोपीय राष्ट्र हैं उनका जो साइज था, उनका आकार था, उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था। जैसा आप चाइना में देखते हो, इंडिया में देखते हो, वैसा यूरोप के देश नहीं है। आज भी आप यूरोप में जाओगे तो एक भारतीय राज्य जैसी आपको फीलिंग आएगी एक क्षेत्र से। अब तो आप जानते हो शेंजन एग्रीमेंट के अनुसार आप बिना वीजा के अधिकांश देशों में जा सकते हो, तो केवल ब्रिटेन को अगर अपवाद में रखो। तो आप जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में घुसोगे तो ऐसा लगेगा जैसे भारत में हरियाणा स्वागत करता है, जैसे
उत्तर प्रदेश स्वागत करता है, उसी प्रकार से वहां स्वागत तो नहीं करता है, लेकिन एक आपको बॉर्डर मिलेगा, जो बॉर्डर में एक मामूली सी फॉर्मेलिटी होगी और उसको क्रॉस कर जाती है गाड़ी। तो मैं आपको यह बताना चाहता कि उनका आकार अपेक्षा के छोटा था। तो क्या था कि उनके आपस में अब एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन की अवधारणा। ये शक्ति संतुलन की अवधारणा यूरोपीय राजनीति का आधार बन गई। उसका सार यह था कि अगर कोई एक यूरोपीय शक्ति ज्यादा ताकतवर हो जाती थी तो कई शक्तियां मिलकर आपस में गठबंधन बना लेती थी और उस शक्ति को पुनर्संतुलित कर देती थी। यानी इस धारणा के अनुसार कोई भी एक यूरोपीय पावर यूरोप की राजनीति पर प्रिवेल नहीं कर सकता। और आपको एक आश्चर्य होगा कि विशेषकर जो ब्रिटेन, हालांकि ब्रिटेन आप देखते हो इंग्लिश चैनल से शेष यूरोप से कटा हुआ था और ब्रिटेन की मुख्य दिलचस्पी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ही रही, लेकिन ब्रिटेन शक्ति संतुलन की अवधारणा का सबसे बड़ा पोषक था, क्योंकि उसको डर होता था। एक समय था कि यूरोप के सबसे बड़े पावर के रूप में ब्रिटेन उदित हुआ। तो ब्रिटेन का क्या डर था? ब्रिटेन का डर यह था कि अगर यूरोप में कोई बड़ी शक्ति खड़ी हो जाती है तो पहले वह महाद्वीप पर प्रभुत्व स्थापित करेगी, फिर समुद्र में हमारा पीछा करेगी, और ब्रिटेन का सबसे बड़ा इंटरेस्ट समुद्र में था। तो ब्रिटेन शक्ति संतुलन का सबसे बड़ा समर्थक था, और जब भी यूरोप में इस तरह के शक्ति संतुलन बिगड़ा तो ब्रिटेन उसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ। जैसे एक फ्रांस का शासक लुई 14वां था, वो बहुत पावरफुल हो गया और वह यूरोप पर डोमिनेट करने लगा। तो ब्रिटेन के नेतृत्व में एक गुट बना था जिसको आप कहेंगे, एक ऑक्सबर्ग गुट था, दूसरा यूरोपीय गुट था, और फाइनली 1713 तक मतलब लुई 14वां को पराजित करके फिनिश करके और फिर शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापित कर दिया गया। वही हाल आगे नेपोलियन बोनापार्ट में हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट ने तो यूरोपियन ऑर्डर को बहुत बड़ा चैलेंज किया, लेकिन फिर ब्रिटेन ने उसको लीड करते हुए 4-4 गठबंधन बने और फाइनली इन द बैटल ऑफ वाटरलू नेपोलियन पराजित हुआ और फिर बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किया गया। यही प्रक्रिया वर्ल्ड वॉर तक चलती रहेगी, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से यूरोप अपनी तरह से ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया एक लैंडमार्क ट्रीटी बनी। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात है, वो डेमोक्रेसी का काल नहीं था। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जब हमारे बच्चे इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैं जब पढ़ा रहा होता हूं तो थोड़ा मन में कचोट होता है, बार बार वर्ल्ड हिस्ट्री का रेफरेंस देना पड़ता है जीएस वालों को भी। तो मैं यही सोचता कि वो कितना बढ़िया चीज होगी जब बच्चों के दिमाग में इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगेगा। और ये जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी मेरी तरफ देख रहे हैं, कल को यह विचार प्रकट करेंगे, किसी से वार्ता करेंगे, ओपन डिस्कशन करेंगे, जो एक ह्यूमैनिटी या सोशल साइंस का एक नॉर्मल एक बिहेवियर होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर होना चाहिए। वो तभी होता है कि जब हम चारों तरफ से चीजों को एक दूसरे से लिंक करके देख सकते हैं। यह हमेशा मैंने अपने स्टूडेंट्स को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया है और खुशी यह है कि बहुत सारे बच्चे प्रशिक्षित होकर खड़े भी हो गए। हमारे चैनल पर भी बहुत सारे बच्चों का जब आप लोगों का कमेंट आता है तो बड़ी खुशी होती है। मुझे लगता है कि चलिए कम से कम जब हमारे असिस्टेंट हमें खबर करते हैं कि इस बच्चे ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि हाँ ठीक है, यहाँ पर हम ये चीज पहले नहीं समझते थे, अब समझने लगे हैं, तो यही मेरा टारगेट भी है, समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। जैसे हम अभी आपको विश्व व्यवस्था के विकास के विषय में बता रहे हैं, तो मेरा टारगेट नहीं कि कहीं पर जाके वर्टिकली में बहुत गहराई में जाकर बताऊं, तब तो आप भूल जाएंगे। एक हॉरिजेंटली एक हल्का सा चेंज पता हो, आप वर्तमान में ही रहिए लेकिन अतीत की रोशनी उस पर पड़नी चाहिए। वो फिर यही हिस्ट्री, बर्डन ऑफ हिस्ट्री या कह सकते हो प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज का यही लक्ष्य है। तो चलिए, लेकिन जब वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, उस समय वेस्ट डेमोक्रेटिक नहीं था। जैसे वेस्ट खुद धीरे धीरे पहले अपने आप को एक्सपेरिमेंट किया, धीरे धीरे आगे इवॉल्व किया डेमोक्रेसी की तरफ। तो उस समय क्या था कि राजवंश का बोलबाला था। तो वेस्टफेलिया की संधि में जो राष्ट्र की पहचान हुई, तो राष्ट्र के प्रधान के रूप में जनता की पहचान नहीं हुई, उसमें राजवंश की पहचान हुई। राजवंश पर आधारित संबंध स्थापित हुए। राजवंश से लेकर राजवंश में सत्ता का राजवंश से लेकर राजवंश के बीच व्यवहार होना था, राजनयिकों का आदान प्रदान होना था। लेकिन एक राजवंश या एक सरकार दूसरे सरकार की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। अगर जनता विद्रोह करती है, कोई दूसरी सरकार उसको अगर समर्थन देती है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ होता। चलिए, ये तो शुरू हुआ। दुनिया रुकी हुई नहीं थी, तब तक फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति ने तो यूरोप को ही बदल दिया, क्योंकि जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। 26 अगस्त 1789 को उन्होंने 16 अगस्त 1789 को उन्होंने नागरिक और व्यक्ति के अधिकारों की घोषणा की।
वह घोषणा उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यह घोषणा केवल फ्रांस के लिए नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए है। उनका इशारा यूरोप के बाकी देशों की तरफ था। तो अब तो यूरोप में हलचल मच गई, क्योंकि राजवंशों को लगा कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, ये तो मतलब मेरे घर में आकर मेरा चौखट लांघ रहे हैं और चौखट लांघ कर हमारे घर की महिलाओं को भड़का रहे हैं। तो उस समय की राजनीति के लिए तो बहुत बड़ी बात थी। तो यूरोपीय देशों ने फ्रांस पर हमला कर दिया था। हालांकि उनको उल्टा दांव पड़ गया, क्योंकि उनको ये अनुमान नहीं था कि फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस को कितनी ताकत दी है। वहां पर एक नागरिक सेना का गठन हुआ और वो नागरिक सेना ने यूरोप को उल्टा जीतना शुरू कर दिया। और उसी परिप्रेक्ष्य में नेपोलियन बोनापार्ट का उद्भव हुआ। और नेपोलियनिक जब वॉर आरंभ हुआ तो जहां जहां नेपोलियन की सेना गई वहां क्रांति के विचार फैलते चले गए, वहां की जनता जागृत हो गई, वहां पर फिर हर जगह जनता के अधिकारों की मांग उठने लगी। खैर एनीवे, जब नेपोलियन बोनापार्ट जब वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ तो नेपोलियन की पराजय के बाद फिर एक बार यूरोपीय नेता इकट्ठे हुए। उन्होंने देखा कि देखो, नेपोलियन और फ्रांस की क्रांति ने तो पुरानी व्यवस्था को तार तार कर दिया, राजवंश को तोड़ दिया। उसने, फ्रांस की क्रांति ने चर्च को तोड़ दिया, चर्च का जो ऑर्डर है उसको समाप्त कर दिया। और कुलीन वर्ग जो सामंत थे, वो सामंतवाद का अंत करके सामंतों के अधिकार को भी समाप्त कर दिया। तो यूरोपीय लीडर्स फिर इकट्ठे हुए और वो इकट्ठे हुए उस समय तक एक कंट्री का काफी महत्व बढ़ गया था। आज तो बहुत छोटा कंट्री है, आपको कुछ खास नहीं पता चलता है। एक समय था कि वहां पर हैब्सबर्ग वंश का शासक स्थापित था, उसका नाम था ऑस्ट्रिया। और सबसे बड़ी बात थी कि ऑस्ट्रिया का शासक फ्रांसिस द्वितीय जो भी हो, उसका प्रधानमंत्री, जिसको चांसलर बोलते थे, वो चांसलर था प्रिंस मेटरनिक। तो जो मेटरनिक था वह एक लीडिंग पर्सनालिटी के रूप में उदित हुआ। और उस समय तक, जैसे देखो, मैंने आपको जो पिछला लेक्चर रूस का दिया था उसमें एक बात मैंने आपको बताई थी, शायद आपको याद होगा। यह जो रूस है वह रूस अधिकतर यूरोपियन ऑर्डर से थोड़ा अलग थलग ही रहा था। लेकिन जो नेपोलियन का युद्ध हुआ था तो नेपोलियन ने मास्को का भी अभियान किया। नेपोलियन जब पश्चिमी यूरोप को जीतता हुआ पूरब की तरफ आया तो रसिया से डीलिंग की, तो रूस से उसकी संधि भी हुई थी। पहले एक समझौता भी हुआ था, फिर समझौता टूट गया, रूस से अलगाव हुआ और फिर उसने मास्को अभियान भी किया। उस पूरे युद्ध में रूस भी उतरा था नेपोलियन के अगेंस्ट में। तो पहली बार जो यूरोप के कम्युनिटी ऑफ नेशंस था उसमें रूस भी एक बड़े चेयर लेकर बैठा कांग्रेस ऑफ वियना में। और रूस का आकार इतना बड़ा था जो बाकी देशों के लिए चिंता का कारण था। और विशेषकर मैं यह भी आपको बताऊं कि जब नेपोलियन के पराजय के बाद एक तरह से वहां का रूस का शासक था, उसका नाम था जार अलेक्जेंडर प्रथम। वो अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए बहुत ही बेकरार था। वो अपने 3 लाख सैनिक लेकर जब पेरिस में प्रदर्शन शुरू किया तो सारे यूरोपीय देश दहल गए। खैर एनीवे, तो कांग्रेस ऑफ वियना का एजेंडा क्या था, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये जो पहला यूरोपियन कांग्रेस था वेस्टफेलिया की संधि, तो दूसरा यूरोपियन कांग्रेस जो आने वाला है वह दूसरा यूरोपियन कांग्रेस है कांग्रेस ऑफ वियना। इसको आप कहते हैं वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस ये 1815 में शुरू हुआ। तो यह जो कांग्रेस ऑफ वियना है यूरोप का दूसरा कांग्रेस था। तो इस कांग्रेस का मकसद क्या था, मैंने पीछे बताया। जो वेस्टफेलिया के संधि ने जो प्रबंधन किया था उस प्रबंधन को इसने तोड़ दिया था, उस प्रबंधन को इसने तार तार कर दिया था। तो अब कांग्रेस ऑफ वियना ने फिर चाहा कि अब हम यूरोप को क्रांति से पूर्व एक बार वेस्टफेलिया मॉडल की तरफ फिर ले जाएं, फिर राजवंश स्थापित हो जाए, चर्च क्या पुराना सम्मान लौट जाए, सामंत कुलीन के भी अधिकार बचे रहे। क्योंकि उनको मानना था कि अगर एक व्यवस्था अगर एक का अधिकार गया तो सभी का चला जाएगा। और फिर धीरे धीरे जनता की शक्ति आ गई। तो वो उसी तरह की बात है माय स्टूडेंट्स, यू कैन विजुअलाइज इन द डे टू डे लाइफ। आप उसको अपने निजी जीवन में, डे टू डे लाइफ में आप उसे महसूस कर सकते हैं कि अगर एक बार जब महिलाएं जब अधिकार पा गई और जब वो आ गई जॉब में, सड़कों पर आ गई, उसको फिर अगर कोई चाहे कि हम घर की चारदीवारी और पर्दे के पीछे ला दें तो वो सारा प्रयास विफल हो जाएगा। अब यूरोप की जनता को शक्ति का चस्का लग चुका था और वियना कांग्रेस ने 2 काम किया। एक तो पुराने राजवंश को बहाल किया, दूसरा शक्ति संतुलन की पुरानी अवधारणा को स्थापित की। ध्यान रखिए, फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन ने शक्ति संतुलन को भी बिगाड़ के रख दिया था, क्योंकि पूरे यूरोप पर उसने साम्राज्य बना लिया था। तो इतना पावरफुल फ्रांस था कि शक्ति संतुलन की अवधारणा, बैलेंस ऑफ पावर नहीं चल सकी। तो अब बैलेंस ऑफ पावर
को फिर रिस्टोर किया गया, यानी शक्ति संतुलन की अवधारणा को पुनर्स्थापित किया गया। और इसके अलावा यह भी किया गया कि अब राजवंश की पुरानी प्रतिष्ठा बहाल हो और जनता से उम्मीद की गई कि भाई फिर तुम चौखट के अंदर चले जाओ। लेकिन those who tested the power at that time, were they going to accept this sort of condition, this sort of limitations or constraints? तो अब जिन लोगों ने शक्ति का चस्का लिया, एक बार जिसने शक्ति को चख लिया, क्या वो भीतर जा सकते? नहीं ना, तो वो नहीं जाने के लिए तैयार थे। तो इनका कांग्रेस बनना नहीं था, ये कांग्रेस एक लंबी चीजें चली, हालांकि इन्होंने बहुत व्यवस्था की। यूरोपीय कांग्रेस में इन्होंने एक तो यूरोप का अरेंजमेंट किया, जो मैंने आपको बताया राजवंश पर आधारित, और इन्होंने एक और भी सावधानी बरती, कंसर्ट ऑफ यूरोप बना दिया, उसको कहते हैं कंसर्ट ऑफ यूरोप। और ये कंसर्ट ऑफ यूरोप का काम यह था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। उस समय तो अंतर्राष्ट्रीय के लिए यही शब्द आता है, जो यूरोप ही, क्योंकि बाकी तब तक तो एशिया भी गुलाम बनने की तरफ जा चुका था। भारत पलासी और बक्सर के बाद गुलाम बन चुका था, मैंने गुलाम बनने की दिशा में जा चुका था। और इधर अभी चीन बचा हुआ था, लेकिन बहुत जल्दी वहां पर अफीम युद्ध होना है। तो एक जो मेजर जाइंट ऑफ एशिया था चाइना, उसमें भी यूरोपीय शक्ति उसका औपनिवेशीकरण करने वाले थे। अफ्रीका ऑलरेडी हो चुका था, मैंने उसका भूभागीय क्षेत्र नहीं, तटीय क्षेत्र। और लैटिन अमेरिका, अमेरिका की कहानी मैं आपको बता ही चुका हूं। तो यूरोप पूरी दुनिया में फैल चुका था, लेकिन बाकी दुनिया का जो डिसीजन है वो यूरोप में होता था, क्योंकि यहाँ वह यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड है। तो कंसर्ट ऑफ यूरोप जो बना, उसने यूरोप में प्रबंधन किया। उसमें 5 शक्तियां शामिल हुई, जिसमें ऑस्ट्रिया, प्रशा, ब्रिटेन, रूस और 5वां मेंबर फ्रांस को भी बाद में बना दिया गया। हालांकि फ्रांस के अगस्त में वो बना था, लेकिन फ्रांस को भी बना दिया गया। तो ये 5 मेंबर्स थे, लेकिन इसको चलाने में वही हुआ कि सबके विचार अलग पड़ने लगे। ब्रिटेन और फ्रांस उदार था, ऑस्ट्रिया और उसका चांसलर मेटरनिख, और उधर रूस का जो जार था, जार अलेक्जेंडर, वो बड़ा अनुदार था। दोनों के वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट या वर्ल्ड ऑर्डर की जो अवधारणा थी वो अलग अलग थी। इधर ब्रिटेन फ्रांस चाहता था कि भाई ठीक है, एक उदार व्यवस्था कायम कीजिए, कुछ जनता के कुछ अधिकारों को भी स्वीकार करिए, ऐसा आप मत करिए कि उनको इस तरह से कुचलिए और दबाइए। और मेटरनिख और जार अलेक्जेंडर का मानना था कि देखो, अपने यहां तो मुझे जनता के आंदोलन को दबाना ही है, लेकिन दुनिया में जहां जहां भी इस तरह का आंदोलन होता है, वहां घूम घूम कर हमें इस आंदोलन को दबाना है। और दुनिया में नहीं, पहले यूरोप में, और यूरोप के बाद उनकी निगाह गई लैटिन अमेरिका पर। अब देखिए, तब तक उत्तरी अमेरिका में, अगर आप लोग तो वर्केबल नॉलेज है ही इस चीज का, आप जानते हो अमेरिकी क्रांति हो चुकी थी, तो अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 1783 में स्थापित हो चुका था। मैं घटना कर रहा हूं 1815 के बाद की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ऑलरेडी बना हुआ था। अब जिसको लैटिन अमेरिका कहते हुए स्पेन का उपनिवेश था। अब स्पेन के उपनिवेश ने विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह कर दिया, स्पेन से नहीं संभल रहा था। तो यहां पर कंसर्ट ऑफ यूरोप मेटरनिख और जार अलेक्जेंडर के नेतृत्व में तय यह किया कि ऐसा करते हैं, एक यूरोपियन आर्मी को डिस्पैच करते हैं, यहां से एक यूरोप की सेना भेजते हैं, और वह सेना जाकर स्पेन को उस विद्रोह को दबाने में मदद करेगी। लेकिन इस बात का विरोध कर दिया ब्रिटेन ने, क्योंकि ब्रिटेन के अपने कुछ इंटरेस्ट थे, उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा। और ब्रिटेन को लगा कि अब ये नहीं मानेंगे बाकी मेंबर्स, तो उसने चुपके से अमेरिकन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट मुनरो था, उसको भड़का दिया कि भाई आप कैसे हो, आपके पीठ पीछे यूरोपीय शक्तियां जाकर हस्तक्षेप कर रहे हैं। तब अमेरिका भड़क गया, और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका भड़क गया, और मुनरो ने अपना प्रसिद्ध मुनरो से ध्यान दिया। ये घटना मैं 1823 की बता रहा हूं। उसने कहा कि लैटिन अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका का गलियारा है। अगर इसमें कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप करती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप होगा। अब यही है प्रसिद्ध मुनरो सिद्धांत, मुनरो डॉक्ट्रिन। अब इसी डॉक्ट्रिन पर अमेरिका की विदेश नीति चलती रही बहुत लंबे समय तक, और हमेशा आज भी कहीं ना कहीं अमेरिका मुनरो डॉक्ट्रिन को अपनी सुविधा से बचाए हुए है। अब मैं यहां पर आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा। अब अगर यूक्रेन में आइए, तो यही क्लेम तो कर सकता है व्लादिमीर पुतिन कि यूक्रेन हमारा गलियारा है और इसमें हम नेटो को और ईयू को नहीं आने देंगे। तो यहां पर व्लादिमीर पुतिन का क्लेम अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड से गलत नहीं है, लेकिन जो उसने यूक्रेन के साथ व्यवहार किया है, जो अमानवीय व्यवहार, वह निंदनीय है। यह तरीका नहीं है।
आप बाहरी शक्ति को रोकोगे, लेकिन आप यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र है। यूक्रेन में आपको एथनिक क्लिंसिंग करने का कोई राइट नहीं है। तो यह दोनों में विरोधाभास इस मुद्दे पर होता है। चलिए आगे बढ़िए। तो कुल मिलाकर जिस समय मुन्नो ने दहाड़ा, यूरोपीय शक्तियां रुक गई और इधर कंसर्ट ऑफ यूरोप में भी फूट पड़ गई, और तब तक इनका बिखराव, ये जो मेटरनिक था उसका मानना था कि यूरोपीय व्यवस्था में बदलाव ना हो, बैलेंस ऑफ पावर बने रहे। इसका सबसे पहला चैलेंज मिला जर्मनी को। जर्मनी में एक चांसलर का उद्भव हुआ जिसका नाम था ओटो वन बिस्मार्क का उद्भव हुआ। एक तरह से अगर आप देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग दृश्य है कि बिस्मार्क मेटरनिक की अस्वीकृति था, क्योंकि मेटरनिक ने जो ऑर्डर बनाया था उसको तोड़ने का काम बिस्मार्क ने किया। जैसे मेटरनिक कहता था कि बैलेंस ऑफ पावर पर हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध होना चाहिए। वो न्यूटन का रेफरेंस देता था कि जिस तरह जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं, जितने भी ग्रह और नक्षत्र है सभी एक दूसरे को संतुलित करते हैं, तब दुनिया चलती है। उसी प्रकार से राष्ट्र भी एक दूसरे को संतुलन करे तो दुनिया में शांति रहेगी, अमन रहेगा और युद्ध नहीं होगा। बिस्मार्क चाहता था हम जर्मनी विभाजित था और प्रशा का वो चांसलर था। वो चाहता था कि प्रशा के नेतृत्व में पूरा जर्मनी यूनिफाई हो और प्रशा जर्मनी को लीड करे और प्रशा एक पावर बन जाए जर्मनी को आपस में मिला के, क्योंकि सभी जर्मन जनसंख्या थी। तो वो एथनिक नेशनलिज्म की बात कर रहा था। तो बिस्मार्क ने कहा कि नहीं, वो हम डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, यानी वीर भोग्या वसुंधरे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर हम फिटेस्ट हैं तो हमें आगे बढ़ने का अधिकार है, कोई ऑर्डर हमें रोक नहीं सकता। और इसी लॉजिक के तहत उसने 1870 में जर्मनी का एकीकरण को संपन्न कर दिया। दो वॉर लड़े, पहले ऑस्ट्रिया को पराजित किया, फ्रांस को पराजित किया। यूरोपीय व्यवस्था 1870 तक आकर तार-तार हो गया। बैलेंस ऑफ पावर एक तरह से कोलैप्स कर गया। और यह जर्मनी जब 1870 में कर रहा था उस समय एक दूसरा राष्ट्र उसी तरह बन रहा था जिसका नाम था इटली। उसका भी यूनिफिकेशन हुआ, तो जर्मनी और इटली दो नए राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आ गए। अब वह ऑर्डर चला गया। लेकिन अब बिस्मार्क ने जब यह ऑर्डर कायम कर दिया तो आपने अपने निजी लाइफ में एक चीज देखी होगी कि कभी कोई बड़ी लाइन लगी रहती है तो कुछ एक जो चालाक और अवसरवादी टाइप के लोग होते हैं वो लाइन को जंप करके पहले वो आगे पहुंचने की कोशिश करते हैं, और जब वो पहुंच जाते हैं तो वो एक नया ऑर्डर कायम करने की कोशिश करते हो कि भाई बाकी लोग लाइन से आइए। ये जग की रीत है। यही अंतर्राष्ट्रीय संबंध या राष्ट्रीय संबंध तो हर जगह यह कायम होता है कि जो रूल्स की बात करते हैं वो स्वयं पहले अपने खुद रूल को ब्रेक करते हैं, और यही सबसे बड़ी विडंबना होती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की। अब वही बिस्मार्क जो कभी मेटरनिक सिस्टम को अस्वीकार किया था, जिसने यूरोपियन ऑर्डर को तोड़ा था, वही बिस्मार्क अब कह रहा है कि हम यूरोपियन एक ऑर्डर बनाना चाहते हैं, आपस में मत लड़िए, क्योंकि तब उसका राष्ट्रीय स्वार्थ बदल चुका था, क्योंकि वो फ्रांस को पराजित कर चुका था। फ्रांस उससे बदला ले सकता था। तो वो चाहता था कि फ्रांस को हम यूरोपीय राजनीति में इतना अलग थलग कर दें कि फ्रांस जर्मनी से सेडान का युद्ध जो 1870 में जर्मनी ने उसको परास्त किया था उसका बदला नहीं ले सके। लेकिन इसके लिए उसने एक नई राजनीति चलाई, गुटबंदी, कि हम ज्यादा से ज्यादा यूरोपीय लोगों को जर्मनी के साथ गुट में उलझाए रखें और फ्रांस को अलग थलग रखें। लेकिन समस्या आती थी कभी अफ्रीका के विभाजन के मुद्दे पर, कभी किसी और मुद्दे पर। एक बाल्कन क्षेत्र हुआ करता था, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ईस्टर्न यूरोप में, जहां तुर्की वगैरह, जिसकी चर्चा हमने की है। उसमें रूस सबसे बड़ा सबवर्सिव फोर्स था। रूस बाल्कन क्षेत्र में अशांति पैदा करता, रूस और ऑस्ट्रिया के हित वहां टकराते, वहां पर तुर्की को लोग आपस में बांटना चाहते। तो इस कारण से दो क्षेत्र में देख रहा था बिस्मार्क कि बाल्कन के कारण युद्ध फैल सकता है या अफ्रीकी महाद्वीप के बंटवारे के मुद्दे पर युद्ध फैल सकता है, युद्ध छिड़ सकता है। तो उसने उसके लिए एक बीच का रास्ता निकाला। उसने दो कांग्रेस को एड्रेस किया। उसके बाद आप दो कांग्रेस देखोगे जो बिस्मार्क के समय हुआ है, और इन दो कांग्रेस को से मैं परिचय कराना चाहूंगा। एक है जिसका नाम है बर्लिन, यह है बर्लिन यूरोपियन कांग्रेस, मतलब इसको प्राय बर्लिन कांग्रेस ही बोलते हैं, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा कंप्लीट नाम इसलिए बता देता हूं कि एक अफ्रीकन कांग्रेस भी हुआ है। यह है बर्लिन यूरोपियन कांग्रेस और दूसरा है बर्लिन अफ्रीकन कांग्रेस।
बर्लिन अफ्रीकन कांग्रेस। ये जो कांग्रेस है उसका 1878 टाइम है और यह जो कांग्रेस आप देख रहे हैं इसका टाइम है 1884। अब ये दो कांग्रेस को एड्रेस बिस्मार्क ने किया, जो जर्मन चांसलर था, प्रधानमंत्री था, किंग नहीं था लेकिन बहुत पावरफुल था। और उसकी कोशिश यही थी बर्लिन यूरोपियन कांग्रेस में कि हम बाल्कन समस्या का निजात दिलवा दें। ऑस्ट्रिया, रूस और ब्रिटेन के बीच वहां इतने तनाव हो गए थे, क्योंकि रूस चाहता था कि हम ज्यादा से ज्यादा तुर्की को खींच लें अपने पक्ष में, और ब्रिटेन चाहता था शक्ति संतुलन बना रहे। ब्रिटेन का इंटरेस्ट यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखने पर था। उसी मुद्दे पर वो दो वर्ल्ड वॉर्स भी लड़ा है, क्योंकि शक्ति संतुलन उसके लिए बहुत अहम चीज थी। तो ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया रूस के बीच एक वॉर छिड़ने वाला था, तो उसने बदले में इसने बर्लिन यूरोपियन कांग्रेस लाकर उस वॉर को रोका है। फिर बर्लिन अफ्रीकन कांग्रेस 1884 में उसने स्थापित किया। आज भी आप अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति देखोगे उस पर बर्लिन अफ्रीकन कांग्रेस का प्रभाव है, क्योंकि जो आज अगर आप अफ्रीका का मानचित्र देखोगे वहां पर देखोगे उनके जो देश है अफ्रीकन देश, ऐसे लगता है कि स्केल लेकर कोई और पेंसिल से उसके पूरे की लकीरें खींची है, बिल्कुल सीधी लकीरें खींची हुई है। क्यों? क्योंकि बिस्मार्क ने यूरोप में बैठकर यूरोपीय देशों के बीच अफ्रीकी महाद्वीप को बांट दिया था। उसने बड़े गर्व से कहा था कि मैं यूरोप में बैठे बैठे अफ्रीका के मानचित्र को देख रहा हूं। तो इस प्रकार से ये दो कांग्रेस हुए, ये भी यूरोप केंद्रित कांग्रेस थे। इसमें विभिन्न साम्राज्यों के बीच बंदर बांट होता रहा, यही होता रहा। लेकिन चलिए, यूरोप में तो शक्ति संतुलन बिगड़ चुका था, जर्मनी इतना पावरफुल हो चुका था कि जर्मनी की गति, तो चलिए बिस्मार्क जब तक था उसने युद्ध को रोके रखा। बिस्मार्क को किसी कारणवश 1890 में रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि उसको विदेश नीति के मामले में वो हस्तक्षेप नहीं चाहता था। एक नया जर्मन शासक आया था जिसका नाम था विलियम कैसर, और विलियम कैसर बिस्मार्क को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं था। अंत में इसी मतभेद के कारण बिस्मार्क ने त्याग पत्र दे दिया। अब बिस्मार्क रिजिग्नेशन के बाद विलियम कैसर ने यूरोप की राजनीति में ऐसा उथल पुथल लाया, क्योंकि जर्मनी ने ब्रिटेन को चैलेंज कर दिया और दोनों के लिए साम्राज्य के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। कभी गर्व से एक ब्रिटिश कहा करता था कि हमारे साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता। जर्मनी ने भी काउंटर स्लोगन दिया कि हमें भी सूरज के नीचे जमीन चाहिए। और अंत में इसका नतीजा, ये केवल एकमात्र यही कारण नहीं, इसमें और भी बहुत सारे उलझे हुए कारण हैं, जिस कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर घटित हुआ तो इससे पहले लोगों ने सोचा कि भाई इससे पहले जो वॉर होते थे वो इतना लंबा नहीं खींचता था, और दूसरी बात है हालांकि 4 वर्ष ही खींचा है लेकिन इतना लंबा नहीं खींचता था। से मतलब यह है कि यही आप समझ लें कि बहुत ज्यादा टैक्सिंग हो गया, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती थी। आर्मी के अलावा सिविलियंस का इन्वॉल्वमेंट था, इकोनॉमिक वॉर भी चलता था, एक दूसरे के इंडस्ट्रियल बेल्ट पर भी हमला होता था, तकनीकी विकास हो चुका था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद का वॉर था, तो डिवास्टेशन ज्यादा होता था। इसमें रासायनिक हथियार भी आ गया, इसमें जैविक हथियार भी आ चुका था, तो ज्यादा डिवास्टेशन हुआ। यूरोप के लोगों ने उतनी परिकल्पना नहीं की थी जितना डिवास्टेशन हुआ। जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया और ऑटोमन साम्राज्य तीनों एक गुट में थे और इनको सेंट्रल पावर कहा जाता था, और एलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस था। रूस इस वॉर से, रूस में क्रांति हो गई, वही साम्यवादी क्रांति हो गई, तो रूस 1917 में, उसके बाद 1918 में उस वॉर से निकल गया 1918 में। लेकिन फिर उसमें अमेरिका आ गया, उसमें भी और गुट आ गए, उसमें रोमानिया आ गया, और इस तरह से बहुत सारे कॉलोनीज, इंडिया भी हिस्सा लिया था, चाइना भी, टोटल 22 कंट्रीज उनके एलाइड पावर्स में थे। अंत में जर्मनी हार गया, उसको समर्पण करना पड़ा, और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, अब एक नया कांग्रेस आप देखोगे, इसको कहते हैं पेरिस शांति सम्मेलन, और यह शांति सम्मेलन एक नई वर्ल्ड ऑर्डर को स्थापित करने का प्रयास किया। पेरिस शांति सम्मेलन, अब ये जो पेरिस शांति सम्मेलन 1919 और 20 है, ये एक नई वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है। पीछे जो आपने जितना भी कांग्रेस मैंने बताया, चाहे वो वेस्टफेलिया की संधि हो, चाहे आप उस कांग्रेस को मैंने आपको यहाँ पर दिखाना, जैसे वेस्टफेलिया की संधि हो, या वेस्टफेलिया की संधि के बाद आप ये देखो बर्लिन कांग्रेस का है ये, और वेस्टफेलिया की संधि हो, या वेस्टफेलिया की संधि के बाद कांग्रेस ऑफ वियना आपने देखा, बर्लिन यूरोपियन कांग्रेस देखा, बर्लिन अफ्रीकन कांग्रेस देखा, ये सभी लोकलाइज था, ये यूरोपियन कांग्रेस था। लेकिन जो मैंने पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस की बात कही, वह एक
विश्व कांग्रेस था, वह एक विश्व सम्मेलन था। हालांकि विश्व सम्मेलन उस मामले में नहीं था क्योंकि विश्व के तो बाकी देश तो कॉलोनी थी। उस पर 27 देशों ने हस्ताक्षर किया था पेरिस शांति सम्मेलन में, और उस 27 में से जो 17 देश थे वो यूरोप से बाहर के थे। इंडिया भी हस्ताक्षर किया था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बीकानेर के जो शासक थे, बीकानेर का शासक इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन इंडिया कॉलोनी थी, बाकी देश भी कॉलोनी थे, मिस्र भी कॉलोनी थी। तो दिखाने के लिए यूरोपीय देशों ने तो अपने कॉलोनी के पार्टी को, सरकार को और लोगों को भी रिप्रेजेंट करा दिया, लेकिन वह सही मायने में तो यूरोप का ही था, निर्णय तो यूरोप का ही होना था। उसमें बहुत सारे ऐसे डिसीजन हुए। सबसे पहला तो आप विरोधाभास नाम में देखोगे, खैर उस पर बाद में आऊंगा। एक जो सबसे अहम चीज है वो यह है कि मुनरो सिद्धांत के बाद अमेरिका वर्ल्ड पॉलिटिक्स से, यूरोपियन पॉलिटिक्स से अपने आप को अलग रखा था। मतलब अमेरिका का एक स्लोगन था या एक सिग्नल था यूरोप के लिए कि देखो, हम यूरोप के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप अमेरिकी महाद्वीप के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना। यही दोनों के बीच एक मौन समझौता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएसए को हिस्सा लेना पड़ा। हालांकि उसका मकसद तो ब्रिटेन और फ्रांस के बाजार को बचाना था, लेकिन तात्कालिक एक्सक्यूज उसका यह था कि उसने एक जर्मन पनडुब्बी ने, जिसको जर्मन सबमरीन कहते हो, उसने एक जहाज को डुबो दिया था जिसमें अमेरिकन सिटीजन भी थे। तो इसी तात्कालिक कारण यही बना, अमेरिका युद्ध में पार्टिसिपेट किया। अब पहली बार ऐसा हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन में, यानी यूरोपीय जो शांति सम्मेलन है उसमें, पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन आया। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में हिस्सा लेने आया था और वो एक नए स्लोगन के साथ आया। ये दुनिया में ये लैंडमार्क इवेंट है, क्योंकि उस समय तक अमेरिका डेमोक्रेसी तो पूरा नहीं हुआ था, लेकिन डेमोक्रेसी की दिशा में काफी आगे बढ़ चुका था। तो वह जब वुडरो विल्सन आता है तो वह यही कहता है कि लोगों को स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का अधिकार मिले, राइट टू सेल्फ जजमेंट, और जो यूरोप में जो विभिन्न लोग हैं उनको आत्मनिर्णय का अधिकार। आत्मनिर्णय का अधिकार शब्द आपको थोड़ा सा कष्ट देगा, इंग्लिश में उसको कहते हैं राइट टू सेल्फ जजमेंट, और हिंदी में आत्मनिर्णय का अधिकार। ये आत्मनिर्णय का अधिकार का मतलब यह हुआ कि आप अपना राष्ट्र अपने ढंग से बना सकते हैं, आप अपने लोगों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार दे सकते हैं। सरकार अधिक से अधिक गणतांत्रिक होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, मतलब लोगों की स्वतंत्रता को बलपूर्वक कुचलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो बड़े अच्छे विचार लेकर आए थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि देखिए, अगर हमारे इस कार्यक्रम और नीति को कड़ाई से लागू कर दी गई तो हमारा ये विश्वास है कि यह यूरोप का अंतिम युद्ध होगा और यूरोप में अस्थायी के लिए शांति हो जाएगी। और इससे पहले उन्होंने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने हिस्सा भी लिया था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करते हुए उन्होंने एक घोषणा कर दी थी। उन्होंने कहा था कि दिस इज अ वॉर, मतलब उन्होंने नहीं कहा, बेसिकली ये एलाइड पावर्स का ही नारा था कि दिस इज अ वॉर टू एंड ऑल वॉर्स इन द वर्ल्ड। तो मतलब एक तरह से एलाइड पावर्स ने यह दिया कि देखो, हम युद्ध को समाप्त करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। और फिर उसके बाद वुडरो विल्सन ने अपना एक अमेरिकन एजेंडा दिया। फिर हुआ कि नहीं, शक्ति संतुलन की अवधारणा नहीं चलेगी, क्योंकि शक्ति संतुलन की अवधारणा, जो बैलेंस ऑफ पावर की अवधारणा ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में आई थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शक्ति संतुलन की अवधारणा है, वो बेसिक अवधारणा उसकी यह थी कि अगर वर्ल्ड में शक्ति संतुलन बना रहा तो युद्ध नहीं होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर चलता था। लेकिन बावजूद इसके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और बार बार युद्ध होते रहे, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो बहुत डिवास्टेटिंग वॉर हुआ। तो पहले तो शक्ति संतुलन अवधारणा को धक्का लगा और पहली बार यूरोपीय देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में के विषय में सोचा, और जिससे आप लीग ऑफ नेशंस कहते हो, लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र संघ, आपने नाम सुना होगा, उसका गठन इस वॉर के बाद हुआ। विल्सन महोदय ने कहा कि देखिए, आप जो अलग अलग बाल्कन क्षेत्र में लोग हैं उनको राष्ट्र बनाने की इच्छा है, और उनके राष्ट्रवाद की जो आकांक्षा है उसको अभी तक दबा कर रखा गया है, इसलिए यूरोप में अशांति है, उनको राष्ट्र बनाने दीजिए, यूरोप में शांति हो जाएगी। तो क्या हुआ कि बाल्कन क्षेत्र में नए नए राष्ट्र बने। अब देखोगे, हैब्सबर्ग साम्राज्य को भंग कर दिया गया, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य टूट गया, उसकी जगह ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, कुछ भूभाग रोमानिया को देकर रोमानिया का विस्तार कर दिया गया, कुछ पोलिश लैंड देकर पोलैंड का विस्तार कर दिया गया। इस प्रकार उनका कहना था कि अब यूरोप में शांति रहेगी, नए नए राष्ट्र आ गए।
हालांकि उन्होंने तो यह भी वादा किया था कि हम यूरोप में शांति को बहाल करने में भी आगे भी हमारा समर्थन रहेगा, लेकिन उनका अपने देश में कुछ समस्या आ गई। उनका एक कांग्रेस है, अमेरिकन कांग्रेस की उच्च सदन है सीनेट, विदेश नीति पर उसका अच्छा खासा अधिकार होता है। तो सीनेट ने उनको वीटो कर दिया कि नहीं, आप जो शांति के काल में यूरोप में जाकर एक व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो, यह मुनरो सिद्धांत के खिलाफ है। और फिर विल्सन को लौट जाना पड़ा अमेरिकी महाद्वीप में। अब उधर विल्सन के लौटते ही फिर वही पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ने, जैसे देखो अभी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या कहीं, तो आपको दो चीज मैंने इतिहास के झरोखे से दिखाने का मतलब यही है। इतिहास के झरोखे से वर्तमान को देखोगे तो आपको थोड़ी सांत्वना भी मिलेगी कि यह क्राइसिस पहली नहीं है, और थोड़ा भय भी हो सकता है कि भाई पहले की जो क्राइसिस थी उसका नेचर कुछ अलग था, अभी जो क्राइसिस यूक्रेन में आई है उसका नेचर पीछे के सारे क्राइसिस से अलग है। तो जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में, ये हर जगह, हर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हो या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखोगे हेलसिंकी घोषणा हो, जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो कॉन्फ्रेंस जैसा ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, लेकिन जो भी घोषणाएं हुई उसका जो निर्णय है, जैसे अटलांटिक चार्टर की घोषणा की है अमेरिकी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसका भी रेफरेंस दूंगा, उस सब की अवहेलना होती रही। तो आज यह मांग होती है कि रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है। रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को यूक्रेन तोड़ रहा, ये रूस तोड़ रहा है, और रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर के उल्लंघन करके और यूक्रेन का इस तरह से एथनिक क्लिंसिंग हो रही है। तो वहां पर जो बार बार ये बातें उठ रही है, तो इन बातों को लेकर मतलब मांग उठ रही है, वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, मतलब एथनिक से मेरा आशय ये नहीं है कि, क्योंकि वहां पर तो आप देख रहे हो कि दो तरह के हैं, एक तो स्लाव, ये तो सभी तो स्लाव ही हैं। तो स्लाव में एक रशियंस हैं जो ईस्ट में हैं, और उधर आप देखोगे उनका कल्चर वेस्ट से फैला हुआ है। तो मतलब एक तरह से तुम यही समझो, तो वहां पर ह्यूमन मैसेकर हो रहा है। बेटर वर्ड इज ह्यूमन मैसेकर। तो ह्यूमन मैसेकर जो आज हो रहा है, तो हमारा कहना यह है कि जो मैसेकर हो रहा है ये कहीं ना कहीं रूस बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की अवहेलना के कारण हो रहा है। तो पहली बात तो मैं ये बताऊं आपको कि रूस बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर सही मायने में कभी हो नहीं पाया, यही तो रोना है। हमेशा पावर बेस्ड रहा, पावर गेम हुआ, नेकेड पावर गेम हुआ, सेल्फिश नेशनल इंटरेस्ट रहा, और इस कारण से शांति बहाल करने में हमेशा समस्या आई। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में विल्सन का भी ईमान बहुत साफ नहीं था। वेरी फ्रैंकली वो अमेरिका के फेवर में प्रोपेगेंडा के लिए आए थे, वो या अपना मार्केट खोजने निकले थे। इधर जो ब्रिटेन और फ्रांस है उसका भी एजेंडा बहुत सीक्रेट एजेंडा था, और वो चाहता था कि जर्मनी को दंडित करना और आगे एक ऐसी वर्ल्ड ऑर्डर रखना जिसमें जर्मनी और पराजित पक्ष को हम दबा कर रखें। लीग ऑफ नेशंस भी ईमानदार नहीं था। दूसरी बात है, सोवियत रूस जो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र था, उसको पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में कहीं भी निमंत्रण नहीं मिला, कहीं इन्विटेशन नहीं मिला, उसका पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का कोलैप्स होना तय था, और इसीलिए माना जाता है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस को इट वाज सिंपली एन आर्मिस्टिस फॉर द 20 ईयर्स। यह 20 वर्षों का युद्ध विराम था। और इसके बाद उधर जर्मनी में हिटलर का उद्भव हुआ, उधर इटली में मुसोलिनी का उद्भव हुआ। वो दोनों ग्रिफ्ट पार्टी थे पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस से। एक को वार्साई की संधि से कष्ट था, दूसरे को सेंट जर्मेन की संधि से कष्ट था। उधर जापान है, वो भी दबा पीछा महसूस कर रहा था, क्योंकि वह चाहता था कि एशिया में मैं अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करूं। उसके प्रभाव क्षेत्र के रास्ते में वही पश्चिमी शक्तियां आड़े आ रही थी, तो उधर जापान भी असंतुष्ट हो रहा था। और फिर इन तीनों डिसग्रंटल नेशंस ने मिलकर एक गुट बना लिया जिसको कहते हैं रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस। यूएसए यूरोप से अपना मतलब तोड़ के अपना महाद्वीप जा चुका था। ब्रिटेन और फ्रांस पहले अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने जर्मनी को काउंटर करना चाहा था, जर्मनी उसकी तुलना में पावरफुल होता था, उसके पास रिसोर्स भी ज़्यादा था, ह्यूमन रिसोर्सेस भी ज़्यादा था। तो जर्मनी से काउंटर ब्रिटेन तभी कर पाता था जब उसको रूस का समर्थन होता था, क्योंकि रूस भी काफ़ी रिसोर्सफुल कंट्री था। लेकिन अब वह रूस नहीं रह गया था, अब वह कम्युनिस्ट रूस हो गया था, इसलिए रूस का समर्थन अब ब्रिटेन को नहीं मिलना था। तो इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस बड़ा ही अपने आप को बेचैन सा महसूस कर रहा था। उधर हिटलर, मुसोलिनी और जापान का जो प्राइम मिनिस्टर तोजो है, उनके बीच आपस में रोम बर्लिन टोक्यो धुरी बन रही थी।
और इन सभी का नतीजा अंत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में आया। जिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो पहले सोवियत रूस को जर्मनी ने अपने साथ मिला लिया था, लेकिन बाद में उसने सोवियत रूस पर ही हमला किया, जिस कारण से मित्र राष्ट्रों को एक कम से कम शक्ति के रूप में जर्मनी मिल गया। अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होना है वह आज तक के सबसे डिवास्टेटिंग वॉर। हालांकि मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही लोगों को युद्ध का टेस्ट मिल चुका था। युद्ध का टेस्ट मिल चुका था, उसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं कि नौबत यह थी कि बताया जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू होने वाला था, उस समय तक यूरोप के लोगों की मानसिकता में यह थी कि जो युद्ध है वह व्यक्ति को हमेशा, या व्यक्ति हो या राष्ट्र हो, उसको युद्ध हमेशा मजबूत बनाता है, उसका ये मानना था। इसलिए युद्ध को हमेशा चाहते थे। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो उन्होंने विध्वंस देखा था, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में द्वितीय विश्व युद्ध में सेना जा रही थी तो लोग रो रहे थे कमरे में बैठकर, क्योंकि इतना विध्वंसक युद्ध देख चुके थे। और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वो तो कहीं ज्यादा विध्वंसक हुआ, 57 मिलियन लोग उसमें, आप समझ सकते हो कि इतनी ज्यादा जनसंख्या दोनों तरफ से नष्ट हुई। और उसके बाद स्टारवेशन से लोग मर गए। और उसके बाद जो एक्सोडस ऑफ पॉपुलेशन हुआ, जिसको कहते हो दैट इज, उसके लिए एक टर्म आता है एक्सोडस ऑफ पॉपुलेशन से रिफ्यूजी क्राइसिस। तो जो रिफ्यूजी क्राइसिस हुई वो तो दुनिया में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बेघर हुआ, इतने लोग रास्ते में बीमारी के कारण या मतलब वॉर इंड्यूस्ड जो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस था उसके कारण इतने लोग सारे मरे। तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, और सबसे बड़ी बात है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर नॉर्मल कंडीशन में समाप्त नहीं हुआ था, इसको समाप्त करने के लिए परमाणु हथियार का प्रयोग हुआ था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ दुनिया में परमाणु हथियार आ गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ दुनिया में परमाणु हथियार आ गया। खैर चलिए, जब हिरोशिमा नागासाकी पर जब एटॉम बम गिरे और 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया। लेकिन किसी क्रिटिक ने वास्तव में कहा है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई कॉन्फ्रेंस वैसा नहीं हुआ, याल्टा कॉन्फ्रेंस हुआ। और याल्टा कॉन्फ्रेंस में एक वर्ल्ड ऑर्डर, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसके बाद दो कॉन्फ्रेंस के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। एक तो आप देखोगे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक याल्टा कॉन्फ्रेंस हुआ। ये याल्टा कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहां तक मुझे ध्यान है ये फरवरी में हुआ था। हो सकता है 1-2 महीने का इधर हो जाए, लेकिन फरवरी 1945 में, 45 तो क्लियर है, फरवरी महीने में हुआ था। क्योंकि उसमें रूजवेल्ट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उसने भी हिस्सा लिया था। और लेकिन अप्रैल 1945 में रूजवेल्ट का डेथ हो गया था। और दूसरा हुआ था पोस्टडम सम्मेलन। ये जो पोस्टडम सम्मेलन था ये मेरे विचार से जुलाई में हुआ था, जुलाई 1945। एक फरवरी 1945 में हुआ था, दूसरा जुलाई 1945 में हुआ था। ये दो सम्मेलन हुए थे। और उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त भी नहीं हुआ था कि एक तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिसको कहोगे उसको कोल्ड पीस बोलते हैं, उसको हॉट पीस बोलते हैं, कोल्ड वॉर बोलते हैं, जो सोवियत रूस के बीच, जो साम्यवादी सोवियत रूस है और संयुक्त राज्य अमेरिका सपोर्टेड बाय अदर वेस्टर्न कंट्रीज। तो अब मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले मैं एक चीज आपको और भी बताना चाहूंगा जो मिसिंग है यहां। जैसे जब आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब अपनी पराकाष्ठा पर था, अपने चरम पर था, उस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन कमजोर पड़ने लगा था। और कमजोर पड़ने की का कारण यह था कि फ्रांस को जर्मनी ने जीत लिया था और जितने भी ब्रिटेन के एलाइज थे सभी हार चुके थे। हिटलर लगभग वेस्टर्न यूरोप को जीत चुका था और ईस्टर्न यूरोप में भी वो चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया को जीतते हुए सोवियत रूस पर तो खैर बाद में अटैक हुआ, तब तो ब्रिटेन की थोड़ी जान बच गई। पहले जब सोवियत रूस से समझौता था उसका, तो सोवियत रूस का समर्थन भी ब्रिटेन को मिलने वाला नहीं था। तो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल था वो बहुत संकट में खड़ा हुआ था और वह बार बार अपील करता था यूएसए को कि आप आ जाइए इस वॉर में, आप आ जाइए। तो यूएसए ने एक कंडीशन, वॉर में आने से पहले ही, वॉर में तो आया है जब उस पर पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया है उसके सैनिक अड्डे पर, तब वह आया है। लेकिन उसने उससे पहले एक
ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं चर्चिल, मिस्टर चर्चिल, उसके साथ अटलांटिक महासागर के एक जहाज पर बैठकर एक चार्टर पर हस्ताक्षर किया, जिस पर चर्चिल पर दबाव डाला कि आप वादा करिए या सभी लोग वादा करें कि दुनिया में मतलब आगे जितने भी लोग हैं दुनिया में उन सभी को अपनी सरकार बनाने की स्वतंत्रता मिले। मतलब कुल मिलाकर वह तय था अटलांटिक चार्टर में कि वो चार्टर ऑफ फ्रीडम था, दुनिया से उपनिवेशवाद समाप्त हो जाए और दुनिया में सभी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिले। तो अगर इसको आप सुपरफिशियल स्केल पर या सरफेस स्केल पर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई यूएसए कितना बढ़िया कंट्री है, कितना वो बाकी देशों के बारे में सोचता है, स्वतंत्रता और ह्यूमन राइट्स का कितना बड़ा समर्थक है। गहराई में जाकर देखोगे तो उसके पीछे भी उसका राजनीतिक स्वार्थ था और आर्थिक स्वार्थ भी। वो एक बड़ा बाजार चाहता था। जब तक उपनिवेश बने हुए थे तब तक वहां मार्केट तक उसकी पहुंच नहीं थी, फिर उसको खुला मार्केट मिलता। दैट वाज द वन फैक्टर। सेकेंड वन फैक्टर यह भी था कि उसको लगता था कि अब शीत युद्ध शुरू हो गया है, बाकी देश की सिंपैथी सोवियत रूस की तरफ उपनिवेश की चली जाएगी। अगर हम उपनिवेशों को स्वतंत्रता देकर प्यार से अपनी तरफ ले आएंगे तो दुनिया में हमारा दबदबा बना रहेगा। तो यही उसकी कोशिश थी और वो अपनी इस पहचान को भूलना भी नहीं चाहता था, बल्कि जानबूझकर उपनिवेशों को याद दिलाता था कि आप लोग भूलिए नहीं, मैं आपका बड़ा भाई हूं। मतलब मैं पहला उपनिवेश हूं जो गुलामी से आजादी पाई है, तो आप लोगों के दर्द को मैं समझता हूं। तो अटलांटिक चार्टर दिया तो मरता क्या नहीं करता। अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो चर्चिल थे उनके सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने उस पर हस्ताक्षर तो कर दिया, लेकिन बाद में उनको भी पछतावा भी हुआ और मुकर भी गए। लेकिन एनीवे उसको कहा गया कि फ्रीडम का एजेंडा है और इसके लिए जो जिसको डीकोलोनाइजेशन या उपनिवेश मुक्ति कहते हो, वो उपनिवेश मुक्ति का एजेंडा माना गया और माना गया कि अब दुनिया में इसके साथ आज़ादी का पूरा एजेंडा तैयार हो गया। लेकिन अब वही यूएसए, देखिए रूल बेस्ड जब आप वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूल्स जो बनाते थे वही उसको तोड़ते थे। अब वही यूएसए तब तक जब शीत युद्ध शुरू हो गया तो जब उपनिवेश मुक्ति भी चल रही है, अटलांटिक चार्टर के आधार पर चल रही है, तो अगर वहां पर स्वतंत्रता आंदोलन में कोई पूंजीवादी उदारवादी पार्टी जिसकी रुचि यूएसए से मिलती है या पश्चिमी देशों से, वह अगर उसको लीड कर रहा होता था, जैसे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस था, श्रीलंका में वहाँ का जो श्रीलंकन पार्टी थी, वहाँ की जो नेशनल पार्टी थी, इंडोनेशिया में डॉक्टर सुकर्नो थे, तो तब तक तो यूएसए समर्थन करता था, हाँ इनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और जिस समय वहाँ कोई कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी हो जाती, जैसे चीन में खड़ी हो गई, वियतनाम में खड़ी हो गई, तो यूएसए अपना अटलांटिक चार्टर के मॉडल से हटकर उसको दबाने की कोशिश करता शीत युद्ध के नाम पर, और वहाँ के स्वतंत्रता में अवरोध लगाता। तो अब देखिए यही यूएसए ने ब्रेक किया अपने ही रूल्स को, यानी रूल्स बेस्ड सिस्टम नहीं आ सका। फिर उसी अटलांटिक चार्टर के आधार पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ का गठन हुआ। अब लीग ऑफ नेशंस विफल हो चुका था, तो लीग ऑफ नेशंस के अनुभव से लाभ उठाकर अब यूएनओ का गठन हुआ कि यूएनओ उन त्रुटियों को दूर करेगा। तो हुआ कि लीग ऑफ नेशंस की विफलता का एक कारण माना गया कि उसकी विफलता का कारण यह था कि लीग ऑफ नेशंस कहीं ना कहीं उसमें सभी राष्ट्रों की समानता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। इसे जो बड़े बड़े पावर्स थे उनको कार्य करने की उत्प्रेरणा ही नहीं मिली, यानी उनको इंसेंटिव नहीं मिला कार्य करने का। तो इसमें ऐसा करते एक निकाय बनाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। उस सिक्योरिटी काउंसिल के निकाय में जो 5 के 5 मेंबर्स हैं उनको वीटो राइट देकर उनका स्पेशल हम पोजीशन मान लेते हैं। तो उससे क्या होगा, उनको इंसेंटिव मिलेगा और वो आगे चलकर इस संस्था को चलाने में रुचि लेंगे। तो उसी, हालांकि वीटो शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया, हाँ यह कहा गया कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी डिसीजन होगा उसमें 9 मेंबर्स की सहमति चाहिए, उसमें 5 अस्थायी मेंबर्स की सहमति अवश्य चाहिए। और फिर वही हुआ उस सिस्टम का। तो अब सवाल हुआ कि यूएनओ में, लेकिन उस यूएनओ पर शुरू से ही सोवियत रूस को डिसबिलीफ रहा। तो वीटो पावर से उसको एक सांत्वना हुई कि चलो मैं अगर किसी प्रस्ताव को वीटो कर दूंगा तो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ेगी, उसे कम से कम इतनी सांत्वना तो रहेगी चलो। लेकिन अब यूएनओ बनने के साथ ही 2 चीजें ऐसी हो गई, वह यूएसए के प्रभाव में आ गया। इधर यूरोपीय देशों को देखिए, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बना है, उस वर्ल्ड ऑर्डर का जो आर्थिक मशीनरी है वह है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और गेट बना था जो अभी डब्ल्यूटीओ है। उसकी जो राजनीतिक मशीनरी है वह है यूएनओ। यूएनओ दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए आया था। यूरोपीय देशों को देखिए,
5 शताब्दी तक इन्होंने दुनिया में राज किया। अब इनकी हैसियत छोटी हो गई थी। ब्रिटेन जो कभी सुपर पावर हुआ करता था, वो इंडिया तक को खो दिया था। उसका इकोनॉमिक कंडीशन ऐसा नहीं था कि वो अधिक समय तक दुनिया के लीड कर सकता है या सस्टेन कर सकता है। तो उन लोगों ने सोचा कि कोई बात नहीं है, अपना ही भाई या भतीजा यूएसए है, अपना ही व्हाइट कलर है, अपना ही खून है, हम उनको ही ताजपोशी होने देते हैं और उनको अपने साथ ले आकर वर्ल्ड ऑर्डर को बनाए रखते हैं। तो अब जो वर्ल्ड ऑर्डर बना, लेड बाय यूएसए एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स, मतलब यूरोप ने कोई न कोई यूएसए के माध्यम से अपनी बढ़त बनाए रखी। उनको चिंता यह थी कि यह ताज एशिया महाद्वीप या दूसरे महाद्वीप में ना जाए। अगर अमेरिका के सिर पर ताज है तो फिर यूरोप की प्रतिष्ठा बची हुई है। इसी के सहारे उन्होंने एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाया। अब जो यूएनओ बनाया उसमें सोवियत रूस के पास वीटो पावर तो था, लेकिन सोवियत रूस को यूएनओ पर कभी भरोसा नहीं हुआ। और इधर जो संयुक्त राज्य अमेरिका था, उसको शुरू से ही गतिविधियां ऐसी होने लगी कि लगा कि यूएनओ संयुक्त राज्य अमेरिका का पर्सनल निकाय है। एक तो फंडिंग अमेरिकन होती थी, उसके अलावा जो उसके वर्डिक्ट होते थे उसमें अधिकांश में अमेरिक जो यूएसए के द्वारा कंडक्ट किया जाता उसको ज्यादा महत्व दिया जाता। अब देखिए, यूएनओ बनने के बाद ही 2 मुद्दे पर कितना आपत्तिजनक निर्णय लिया। एक हमारे कश्मीर के मुद्दे पर और दूसरा फिलिस्तीनी के मुद्दे पर। उसी समय ऐसा लग गया कि नहीं, वह यूएनओ वही करता है जो यूएसओ चाहता है। फिर 1950 में कोरिया संकट आया। हर यूनिटी फॉर पीस करके एक निकाय बनी जिसमें 16 देशों का कमान बना, 16 या 19 देशों का था। और वह कमान ने, उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला करके जीत लिया था, तो वह कमान यहां से चला उत्तरी कोरिया से दक्षिणी कोरिया को आजाद करने, और बहुत अच्छे ढंग से यह अपने काम को कर रहा था। लेकिन वो तो यूएसए के पॉकेट में था, जबकि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी उस पूरे ऑपरेशन में थी। उसके बाद उसने साउथ कोरिया को आजाद करके नॉर्थ कोरिया को जीतना शुरू कर दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार गलत था। और यह यूएसए के प्रोवोक करने से, उसके प्रोवोकेशन से हो रहा था। और उसको लीड कर रहा था यूएसए का मेन सेनापति मैकार्थर, जिसको कहते हैं आप कोरिया संकट, 1950 से 53 तक चला। हालांकि उसमें यूएसए को थोड़ा ह्यूमिलिएशन भी हो गया था, क्योंकि चाइना ने उधर से काउंटर अटैक कर दिया था। लेकिन ये पूरी चीजें ने सिद्ध कर दिया कि नहीं, यूएनओ न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सो माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई एम वंस अगेन ड्राइंग योर अटेंशन टू द फेनोमेना कि आज अगर लोग कहते हैं कि रूल बेस्ड नियमों का उल्लंघन हो रहा है कि यूक्रेन में, तो पहली बात यह जानिए, रूल बेस्ड कभी रहा ही नहीं था। यह दूसरी बात है कि आज जो हुआ, अगर हम रूल बेस्ड सिस्टम को बनाए होते तो आज अमेरिका का डिक्लाइन भी हो गया, तो अभी व्लादिमीर पुतिन की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो इतना बड़ा स्टेप उठाता। लेकिन चूंकि समय समय पर सभी शक्तियों ने अपनी मनमानी की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को उन्होंने सम्मान नहीं किया, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की निष्पक्षता नहीं रही, इन कारणों से आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति देखिए किस मुकाम पर चली आ चुकी है, और क्या आगे की दिशा है, उस पर हम एंड करेंगे अपने लेक्चर को। तो यह चीज रही। फिर पूरे शीत युद्ध के समय यूएनओ मुख्य रूप से वही करता रहा जो यूएसए उसे डायरेक्ट करता रहा। यह मोर और लेस हो गया कि यह पश्चिमी शक्तियों की निकाय है। तृतीय विश्व के साथ भी जस्टिस नहीं हुआ। तृतीय विश्व में भी, तृतीय विश्व का मतलब है पुराने उपनिवेश जो अब स्वतंत्र हो चुके थे, जहां पर कहीं डेमोक्रेसी खतरे में होती थी, कहीं सिविल वॉर होता था, तो वहां भी वो इंटरवीन तभी करता था और उतना ही करता था या उस पार्टी को समर्थन देता था जिसको पश्चिमी शक्तियां चाहती थी। सोवियत रूस के पास एक बचाव यह रहा कि सोवियत रूस के पास वीटो शक्ति थी। चाइना तो बहुत समय तक चियांग काई शेक और ताइवान को ही वीटो रही, चीनी गणतंत्र को बहुत समय तक वीटो नहीं मिला। और फिर चीनी गणतंत्र ने फायदा उठाया, चाइनीज रिपब्लिक ने, कि जब सोवियत रूस और चाइना में जब मतभेद हुआ और यूएसए ने, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया, हेनरी किसिंगर के माध्यम से चीन को यूएसए से दोस्ती कराई, तब चाइना को वीटो पावर भी मिल गया, सीट भी उसको मिल गई और उसको बहुत सारे फायदा मिले। आज अगर चाइना एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर है और मिलिट्री पावर, तो उसमें बहुत बड़ा उसको यूएसए का सहयोग रहा है कभी इतिहास में। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि एक सिस्टम बना। अब यहां पर ये सारे सिस्टम कोलैप्स कर गए। अब सवाल उठा कि जिस समय सोवियत रूस के बीच, उधर सोवियत रूस ने पूर्वी यूरोप के देशों पर भी समाजवादी सरकारें स्थापित कर दी थी, तो यूरोप एक तरह से बटा हुआ था, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप। जर्मनी भी बटा हुआ था 2 पार्ट में, पश्चिमी और पूर्वी।
तो ये 4 दशकों तक जो इतिहास में जो संघर्ष हुआ है, अब वह यूरोप तक नहीं रहा है। विचारधारा तो यूरोप से आई है, निर्णय तो यूरोप में होता था, लेकिन पूरी दुनिया को अब सफर करना पड़ता था, क्योंकि एशिया में भी संघर्ष होता था, अफ्रीका में भी संघर्ष होता था। इसको कोल्ड वॉर का नाम दिया गया, और जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसको नाम दिया गया। इसके बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बना, इस वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दिया गया बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ये बाइपोलर था, यानी बाइपोलर का मतलब हिंदी में इसको दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था नाम दिया गया। दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ये नाम था इसका। अब ये जो व्यवस्था बनी, शीत युद्ध चलता रहा, 4 दशकों तक दोनों के बीच संघर्ष होते रहे। उसी समय यूएसए का एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट कह सकते हो, एम्बेसडर का मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट था, उसका नाम था जॉर्ज एफ केनन। तो जॉर्ज एफ केनन ने कंटेनमेंट का से ध्यान दिया। कंटेनमेंट से उसका यह कहना था कि देखिए, जो स्टालिन है और सोवियत रूस है वो ऑब्सेस्ड है, एक ऑब्सेशन का शिकार है। उसका ऑब्सेशन यह है कि कोई एक मनोवैज्ञानिक कह सकते हो ऑब्सेशन, माने मनोवैज्ञानिक रूप से वो बहुत डिप्रेस्ड है। उसको लगता है कभी पश्चिमी शक्तियां हम पर हमला करेगी, और इसीलिए उसका जो है एक जन्मजात घृणा उसको पश्चिमी शक्तियों से है। इसलिए इसको एक वॉर या 2 वॉर में पछाड़ना ये उचित रणनीति नहीं है। एक लंबे समय तक इससे हम लोग संघर्ष करते हैं, वैचारिक संघर्ष करते हैं, आर्थिक संघर्ष करते हैं, और जरूरत पड़ी तो कभी कभी सैन्य दबाव भी बनाते हैं। क्योंकि जॉर्ज एफ केनन का मानना था कि घबराइए नहीं, इतनी आंतरिक समस्याएं हैं सोवियत रूस में कि आज न कल सोवियत रूस समाप्त होगा। ये उसका पहले भविष्यवाणी थी। 1940 के दशक की बात बता रहा हूं। अंत में वही हुआ, 1990 के दशक में सोवियत रूस विघटित हो गया। और जिस समय 1991 में उसका विघटन हुआ, तो 90 में 90 के करीब में कोल्ड वॉर समाप्त हो गया था, जर्मनी का रीयूनिफिकेशन हो गया। अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। अब इस वर्ल्ड ऑर्डर को क्या नाम दिया जाए? तो इसको नाम दिया गया पहले कि अच्छा ठीक है, इसको नाम दिया गया यूनिपोलर, एक ध्रुवीय। इसे एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का नाम दिया गया। मतलब कि अब एक ध्रुव दुनिया में है, वह है यूएसए। क्योंकि यही से देखिए समस्या शुरू होगी। तो एक जो सबसे अहम चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वह यह है कि जब यह एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कायम हुई, उसको एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहा गया। जैसे जब कोल्ड वॉर समाप्त हो गया था, आप खुद सोचिए, उधर एक मिलिट्री, एक कोलिशन था, एक मिलिट्री पैक्ट था, सैनिक गुट, जिसको कहते थे वार्सा पैक्ट। तो वार्सा पैक्ट ऑटोमेटिकली डिसइंटीग्रेट कर गया, वो वार्सा पैक्ट टूट गया। तो अब इधर नेटो था, तो नेटो को भी तोड़ना वाजिब था। लेकिन इधर यूएसए ने कहा कि नहीं, नेटो रहेगा। और अब यूएसए लीड, वो चाहता था पहले इस कोल्ड वॉर में, वो चाहता था पहले काउंटर बैलेंस सोवियत रूस को करना। अब उसका कहना था कि नहीं, अब हम डोमिनेंस से लीडरशिप की तरफ बढ़ेंगे। ये उसका एजेंडा था। डोमिनेंस मतलब पहले वो चाहता था कि हमारा डोमिनेंस, हमारा वर्चस्व हो, लेकिन अब वर्चस्व से नेतृत्व की तरफ बढ़ना चाहता था। इसलिए उसने नेटो को बना ही नहीं रखा, उसकी शक्ति बढ़ाई, नए नए मेंबर्स के द्वार खोल दिए, नए नए जगहों पर सैनिक अड्डे बने। यह सब जो हो रहा था उस समय, मैं पहले ही बता चुका हूं, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, कि रूसी गणतंत्र जो आज भी 2/3 क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था, वह अपने को बड़ा अपमानित महसूस कर रहा था। और उसे भय हो रहा था कि भाई नेटो को अब बनाए हुए हो, कहीं हमारे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो उस समय इसने वादा कर दिया कि नहीं, नेटो ईस्ट में हम प्रसार नहीं करेंगे, यही हमारा लास्ट सीमा होगी। तो उसके बाद वो उल्लंघन हुआ। ये भी देखो, अंतर्राष्ट्रीय रूस, जैसे आप यह बोलते हो कि रूस बेस्ड मॉडल का उल्लंघन है, या रूस बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का उल्लंघन है, यह भी रूस बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का उल्लंघन था। जबकि आपने किसी को प्रॉमिस किया है, और जब आपको पूरा आश्वासन दिया है, उसके बाद आपने उस रूल्स को ब्रेक किया, तो थोड़ी तो यहां पर प्रॉब्लम यहां भी आ रहा है। चलिए, ये एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था ये अधिक समय तक चल नहीं सकी, क्योंकि 2008-9 में
यूएसए और यूरोप दोनों आर्थिक संकट के शिकार हो गए। वैसे भी नेटो में यूरोप का तो कोई योगदान नहीं था, नेटो में अमेरिका का मुख्य रूप से योगदान था। और अगर यूरोप में आप देखेंगे तो फ्रांस, जर्मनी, उन्होंने कुछ आर्मी को, स्ट्रक्चर को बनाए रखा है। बाकी जो कंट्रीज हैं उनका आर्मी पर कोई खास एक्सपेंडिचर भी नहीं है, पूरा खर्च यूएसए वहन करता रहा था। लेकिन अब यूएसए का ही जब पतन हो चुका हो तो वैसी स्थिति में अब यूएसए का जब इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुआ तो कुछ समय तक बात चली कि चलो एक व्यवस्था कायम हुई, उसको कहा गया कि G2 का मतलब है कि तब तक चीन 1970 से लेकर अब तक चीन ने अपने आप को बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रांग एंड पावरफुल बना लिया था। चीन आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सक्षम हुआ था। उसी समय उसका नारा था देंग चियाओपिंग के समय कि पीसफुल राइज ऑफ चाइना। पीसफुल राइज ऑफ चाइना का मतलब है कि देखो, चुपचाप शांतिपूर्वक आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने आप को शक्ति की तरफ प्रदर्शित नहीं करो ताकि दुनिया आपसे डरे नहीं। इस नीति के तहत चीन आगे बढ़ गया। हालांकि भारत के साथ या वियतनाम के साथ कई जगहों पर उसने आक्रामक नीति अपनाई थी, परंतु ग्लोबल पॉलिटिक्स से चाइना दूर रहा और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ाता रहा। अब 2008-9 में उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो गई थी, इतनी मजबूत हो गई थी कि अब यूएसए को चैलेंज करने की स्थिति में आ चुका था। तो अब G2 शब्द का प्रयोग हुआ, कहा कि नहीं, G2 होगा, यानी एक तरफ यूएसए है, दूसरी तरफ चीन है, दोनों के बीच सहयोग होगा, क्योंकि अब यूएसए चीन के साथ सहयोग करेगा और दुनिया चलेगी। लेकिन चाइना और यूएसए, इन दोनों का सहयोग का समय चल नहीं पाया, दोनों के बीच कोऑपरेशन हो नहीं सका, दोनों के बीच जो कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा थी चलती रही। तो अंत में एक शब्द आया कि चलो G2 तो नहीं चला, अब है बहुध्रुवीय व्यवस्था। तो एक शब्द आया बहुध्रुवीय व्यवस्था, मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड आया। उसमें एक बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूं कि 1990s के बाद चिंतकों का एक वर्ग आ गया, उसने कहा कि देखो, जियोपॉलिटिक्स का अब कोई खास महत्व नहीं है। उसने कहा कि जियोपॉलिटिक्स का अब कोई खास महत्व नहीं है, बल्कि अब हमारा बल होना चाहिए, उसका कहना है कि हमारा बल होना चाहिए जियोपॉलिटिक्स की जगह जियो इकोनॉमिक्स पर। जियो इकोनॉमिक्स से उनका यह मतलब है कि इकोनॉमी है वो फाइनल निर्धारक है, जिसकी इकोनॉमी जितनी मजबूत है उतना ताकतवर है। और एक थियरी उन्होंने दी कि देखिए, दुनिया का एक दूसरे पर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इतना अधिक हो जाएगा कि दुनिया में वैसे भी वॉर की जरूरत नहीं रहेगी, कन्वेंशनल आर्मी की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वॉर एफर्ट ही कोई नहीं कर पाएगा, सबकी एक दूसरे पर इतनी इकोनॉमिक निर्भरता होगी। आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हो गया, भूमंडलीकरण का दौर शुरू हो गया। तो धीरे धीरे जियोपॉलिटिक्स टर्म अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में थोड़ा सा पुराना पड़ने लगा और जियो इकोनॉमिक्स टर्म है वो धीरे धीरे अपना रंग पकड़ने लगा, जो रंग काफी पकड़ चुका था। फिर हुआ कि यूएसए नहीं तो चलो मल्टीपोलर वर्ल्ड सिस्टम रहेगा, क्योंकि अब शक्ति के एक केंद्र नहीं है। इधर यूएसए के बाद आप देखते हो कि रूसी भी, चलो रूसी गणतंत्र एक इकोनॉमिक पावर भले ही ना हो, लेकिन हाँ वह भी एक हार्ड पावर तो रखता ही है, उसके पास काफ़ी न्यूक्लियर वेपन्स हैं और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर उसका यूएसए के बाद आज भी है। तो वह हुआ, फिर चीन हुआ, चीन के बाद हुआ कि भाई इकोनॉमिक पावर के रूप में जापान है, इंडिया है, जर्मनी है। तो ये सब इनको लेकर फिर हुआ कि अफ्रीका में अब ब्राजील उभर रहा है, नाइजीरिया उभर रहा है। तो अब पावर के एक सेंटर नहीं रहेंगे, अब दुनिया में पावर के कई सेंटर्स होंगे। यूएसए के दिन चले गए। इधर मैं देख रहा था कि कुछ समय से एक खास टर्म आ रहा था जिस पर मैं गौर कर रहा था, इसको कहते हैं बाइनरी वर्ल्ड ऑर्डर। इस पर मैंने एक बुक भी पढ़ी थी। बाइनरी वर्ल्ड ऑर्डर का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि माना कि देखो, अब दो ध्रुव, रसिया अमेरिका की तरह ध्रुव तो नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि बाइनरी वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है कि दो ऐसे समूह हैं दुनिया में जिनको दो अलग अलग देश नेतृत्व करेंगे। एक तरफ यूएसए लीड करेगा, दूसरी तरफ चाइना लीड करेगा, और ये बाइनरी, पूरे वर्ल्ड का डिवीजन बाइनरी होगा। मतलब इधर चाइना की तरफ उसका झुका होगा, यूएसए की तरफ झुका होगा, और चाइना बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में यूएसए को बहुत बड़ी चुनौती देगा, बहुत बड़ा चैलेंज देगा। इसको कहा गया बाइनरी वर्ल्ड ऑर्डर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय तक जो पश्चिमी देश है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो अपने लेक्सिकन से, अपने सुरक्षा डायरी से रूसी गणतंत्र का नाम हटाते जा रहे थे। अब लगता था दुनिया में कि भाई रूसी गणतंत्र है वो, हालांकि व्लादिमीर पुतिन ने कुछ काम कर डाले थे। उसने 2007 में
मुझे जहाँ तक याद है जर्मनी में एक प्लेस था बोन या बर्लिन, वहाँ पर उसने एक प्रसिद्ध लेक्चर दिया था जिसमें उसने एक तरह से पश्चिमी देशों को चेताया था कि आप रूसी गणतंत्र को बहुत हल्के में ले रहे हैं, ये परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो लगा कि चलो हम लोगों ने उस समय, मुझे याद है कि उस समय हमने भी पढ़ा था पेपर में आर्टिकल कि लगता है कि सेकेंड कोल्ड वॉर शुरू होगा। अभी जो सेकेंड कोल्ड वॉर की बात आ रही थी, आप सभी लोग अपनी स्मरण शक्ति पर बल दीजिए, तो चीन के परिप्रेक्ष्य में आ रही थी कि अब जो भी होना है अमेरिका चाइना में होना है, रूसी गणतंत्र की तो बात ही छोड़े। 2014 में जब रूस ने जबरन क्रीमिया पर कब्जा किया तो रूस का जो बढ़ती हुई ताकत थी उसका थोड़ा एहसास हुआ और उसका आक्रामक नीति का। फिर भी उस समय बराक ओबामा ने व्लादिमीर पुतिन के साथ एक तरह का समझौता किया, तो इसकी वजह यह थी कि वो अमेरिका अभी भी रूस को बहुत बड़ा खतरा नहीं मान रहा था। वो मान रहा था कोई नहीं, क्रीमिया का हो गया, यूरोप मान रहा था लेकिन यूएसए नहीं मान रहा था, और उसका पूरा ध्यान चाइना पर था। वो अपनी पॉलिसी को ऑलरेडी वह 2009-10 से अपनी पॉलिसी को चैनलाइज कर चुका था एशिया पैसिफिक में। मैं एशिया पैसिफिक बोलता हूं, कई लोग आपत्ति करते हैं इंडो पैसिफिक, कुछ नहीं, क्यों नहीं। मैं आपको बता दूं कि इंडो पैसिफिक ये लुभावना नारा यूएसए ने इंडिया को दिया ताकि इंडिया उसमें एक्ट इस पॉलिसी में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर जाए। लेकिन मैं हमेशा एशिया पैसिफिक बोलता हूं क्योंकि मुझे वहां उतना इंटरेस्ट इंडिया का नहीं दिखता है जितना यूएसए दिखाता है। उससे दूसरे क्षेत्र में इंडिया का इंटरेस्ट ज्यादा है। हमारा इंटरेस्ट हिंद महासागर में ज्यादा है, हमारा इंटरेस्ट अरब सागर में ज्यादा है। वो मलक्का से पूरा पड़ता है, हमारी जो बाउंड्री वो मलक्का तक है। हमारे लिए चिंता का विषय यह है कि चाइना बर्मा के रास्ते फिर हिंद महासागर में कैसे घुसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एशिया पैसिफिक में साउथ चाइना सी में ठीक है, एक रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए हम भी एक रेस्पॉन्सिबल नेशन की भूमिका निभाएं, लेकिन इतना ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास क्लैश के और बहुत सारे ऐसे मोर्चे हैं जहां पर हम कूद सकते हैं। तो वही जस्ट मैंने आपको बताया कि यही स्थिति आ गई और कहा गया कि भाई बाइनरी वर्ल्ड ऑर्डर है, रूस पर कोई ज्यादा केयर नहीं ले रहा था। अभी जो हुआ है अब वर्तमान में आई, यह मुझे क्यों चिंता, मैं पीछे इतिहास के झरोखे से देखता हूं तो आई एम रियली वरीड 2-3 कारणों से कि हमारी जितनी भी पीछे की भविष्यवाणियां थी वो सब गलत हो गई। हमने यह कहा कि जियो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जियो पॉलिटिक्स का कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन इस यूक्रेन संकट से 2-4 सिग्नल ऐसे मिल रहे हैं जो पूरी दुनिया की राजनीति को और वर्ल्ड ऑर्डर को बदल सकते हैं। 2 बातें, माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन एंड वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। मैंने हमेशा आपको कहा है और मैं इसको रिपीट करता रहूंगा कि सोशल साइंस में कोई एक पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता, इसको हम सभी लोगों को मानना होगा। दूसरी बात है कि सोशल साइंस में चीजें इतनी तेजी से बदलती है कि हम भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते। कार्ल मार्क्स ने भविष्यवाणी करने की कोशिश की थी एंड ही प्रूव्ड अ रॉन्ग प्रॉफिट इन हिस्ट्री। वो इतिहास में एक गलत भविष्यवक्ता सिद्ध हुआ था। तो मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, और भविष्यवाणी करने की मेरी बिसात ही क्या है। मैं सिर्फ आपको यह बता रहा कि मुझे जो व्यक्तिगत तौर पर लग रहा है, जो आई हैव टू शेयर विथ यू पीपल, कि एक जो बहुत ही कॉमन लेक्सिकन है कि रूस और चीन एक दूसरे के करीब आ रहा है, और मैंने कई जगहों पर कई एक्सपर्ट्स का पढ़ा है। मैंने पीछे भी आपको रेफरेंस दिया, जैसे हालफोर्ड मैकेंडर के बारे में दिया था। हालफोर्ड मैकेंडर ये बहुत बड़े मतलब उसको फादर ऑफ जियो पॉलिटिक्स कहा जाता है। 1904 में उन्होंने लिखा था। उन्हें हार्टलैंड की थियरी दी थी कि हार्टलैंड पर जिसका कब्जा होगा वो दुनिया पर रूल करेगा और वही ओशन तक भी पहुंचने की कोशिश करेगा। तो उनका इशारा था सेंट्रल एशिया में, और सेंट्रल एशिया का जो सबसे जाइंट नेशन है वो रूस है, और सेंट्रल एशिया के एक पार्ट पर चीन का भी कब्जा है। तो चीन और रूस को अगर मिलाकर आप देखेंगे तो सेंट्रल एशिया के अधिकांश भाग पर इन दोनों का कब्जा है, और इन दोनों की दोस्ती होती सी दिख रही है। तो दुनिया को इससे दोस्ती होती हुई सी दिख रही है, जो दुनिया की चिंता का कारण है कि अगर इन दोनों में हुई तो जो भी हम व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट में जो स्टेप ले रहे या दुनिया ले रही, उसमें व्लादिमीर पुतिन को रोकना संभव नहीं होगा। और चीन और अगर रूस की शक्ति मिल गई तो एक बहुत बड़ा पावर दुनिया में एक काउंटर बैलेंस किसी भी पावर को कर सकता है, किसी ग्रुप को कर सकता है। तो यह जो चीज है, यह चीज लोगों को चिंता दिखती है और बहुत ही नेचुरल है।
और अगर हम सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस देखते हैं तो ऐसा दिखता है। आप गौर करिए, जब चीन में ओलंपिक होने वाला था और उस समय चीन को पता था कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा, उसने केवल व्लादिमीर पुतिन से यह रिक्वेस्ट किया था, शी जिनपिंग, कि थोड़ा मेरा इस ओलंपिक को आगे बढ़ जाने दीजिए, आप इसके लिए थोड़ा तिथि को, आप अपने डेट को आप थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए, थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, जो मीडिया से भी खबर आई है। दूसरी बात यह है कि वह जिस समय यूक्रेन पर वो हमला किया तो ठीक है, उसने खुला समर्थन चीन ने नहीं दिया है, और चीन ने जो भाषा का प्रयोग किया है वह यही है कि एक दूसरे के, एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की स्वतंत्रता, उसके इसको समझना चाहिए, उनके अधिकारों को स्वीकृति मिलनी चाहिए। लेकिन उसने कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों की आलोचना की है कि यूक्रेन में जो स्थिति आई है उसके लिए पश्चिमी देश उत्तरदायी है। उसने आक्रमण शब्द का भी प्रयोग नहीं किया है। और फिर चीन के आर्थिक संबंध भी बने हुए हैं, बल्कि 1.10 बिलियन डॉलर का उसने उनके गैस पाइपलाइन के लिए समझौता किया है, पाकिस्तान से भी समझौता करवाया, पाकिस्तान के गैस सप्लाई की भी कुछ बातें उसने की है। ये सब चीजें बताती है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सपोर्ट देने की भी चीन की कोशिश है। हालांकि मैं जो इतिहास को देखता हूं उसमें चीन अपने आप को स्पेशल कंट्री समझता है, और चीन किसी के साथ उतनी गहरी दोस्ती नहीं कर पाता है। उसकी ऐतिहासिक समस्या है, क्योंकि चीन अपने बराबर में किसी को नहीं मानता है। और रूस और चीन में जो एक इंटरनल राइवलरी रहा है पूरे हिस्ट्री में। और दूसरी बात मैं आपको यह बताऊं कि चीन अपने को मिडल कंट्री तो समझता ही है, अपने आप को स्पेशल, जिसको हेनरी किसिंगर ने भी कहा है कि चाइनीज एक्सेप्शनलिज्म शब्द का प्रयोग किया, वो अपने आप को एक अलग दुनिया में, एक अलग राष्ट्र समझता है। दूसरी बात यह भी है कि चीन का इकोनॉमिक स्टेटस रूस से कहीं बड़ा है। रूस 1.5 ट्रिलियन डॉलर, 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, और चाइना आप देख चुके हैं कि ऑलरेडी वो 7-8 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है। हालांकि अलग अलग डेटा मिलता है, परंतु इतना तो अवश्य है, इसलिए मैंने सेफ साइड का लिया है और सेफ शब्द का प्रयोग किया है। इन दोनों की हैसियत में इतना फर्क है। मिलिट्री हार्डवेयर रूस के पास ज्यादा है और इकोनॉमिक कैपेसिटी चाइना के पास ज्यादा है। चाइना रूस के पिछलग्गू बन के नहीं चल सकता, रूस चीन का पिछलग्गू बन के नहीं चल सकता। एलायंस में दोनों की बराबरी की दोस्ती कहां तक होगी ये पता करना मुश्किल है। दूसरी बात है कि चीन इस बात को समझता है कि फर्स्ट कोल्ड वॉर में उसने फायदा उठाकर अपने आप के इकोनॉमिक स्टेटस को बनाया था, तो सेकेंड कोल्ड वॉर में चाइना को यह डर हो सकता है कि हम अगर रूस के साथ खड़े हो गए तो हमारी ओल्ड पॉलिसी बदल सकती है, और जो इकोनॉमिक फ्रंट पर हमें फायदे होने हैं वो फायदे हमारे नुकसान में बदल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चीन किस सीमा तक रूस के साथ जाएगा मुश्किल है। बाकी चैनल का तो कुछ नहीं, एक वियॉन चैनल है जिसने इस बात की तरफ इशारा करते हुए मुझे दिखा है कि नहीं, चीन को अमेरिका समझाने की कोशिश कर रहा है, और चीन का एक यूएनओ के वोटिंग में रूस के साथ खड़ा होना, दूसरे यूएनओ वोटिंग में एब्सेंट हो जाना, इस तरफ इशारा करता है कि चीन कहीं ना कहीं यूक्रेन के में जो रूस का कदम हुआ उससे बहुत खुश नहीं है, और वह कुछ अलग तरह की पॉलिसी या अल्टरनेटिव पॉलिसी के विषय में सोच रहा है। अगर ऐसा हो तो दुनिया के लिए बहुत ही बेहतर है, लेकिन ऐसा होगा इसमें हमें थोड़ा डाउट लग रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़ी मुश्किल होगी। दूसरा कि अगर यूक्रेन में तो तय है कि रूस 11 दिन से ज्यादा हो गई वॉर को नहीं रोका है, उसके अपने कुछ प्लान है। प्लान बहुत क्लियर नहीं है क्योंकि इसमें कई तरह के विचार आते हैं। इतना तो जरूर है कि दक्षिणी यूक्रेन को ब्लैक सी से अलग करके अपने नियंत्रण में लेना चाहता है, और जो 2 रिपब्लिक की बात आप सुन रहे हो उसके अंदर उसने मान्यता दी है, जिसमें लुहांस और डोनेस्क है, उसको उससे सेपरेट करने की पूरी कोशिश करेगा। इतना तो तय है, अगर भविष्य में भी समझौता होता है। लेकिन यह भी तय है कि रूस उसमें एक बहुत बड़ी उलझन में फंसेगा। यूक्रेनियंस सरेंडर करने वाले नहीं, जेलेंस्की देश छोड़कर भागने वाला नहीं। मतलब यूक्रेनियंस विल जस्ट फाइट टू देयर ब्रिंक एंड द रशिया हैज टू फेस द सिचुएशन ऑफ सेकेंड अफगानिस्तान। यह भी लगता है कि इतनी आसानी से इनको नहीं मिलेगी। अब तक इनका जो मिलिट्री कैलकुलेशन था वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। यह है। लेकिन जो अभी तत्काल मुझे चिंता का कारण दिख रहा है कि उधर नेटो ने भी अपने न्यूक्लियर अलर्ट दे दिया है, इधर रूस ने भी दे दिया है। और जिस तरह से अगर वह ऑपरेशन यूक्रेन में नहीं रुकता है तो उसके बॉर्डरिंग कंट्री में तो सभी नेटो कंट्रीज हैं।
और अगर रूस कहीं भी उसका अतिक्रमण कर डालता है, एक वर्ल्ड वॉर स्केलेट कर सकता है। यह मुझे एक चिंता का बड़ा कारण लग रहा है। आज की दुनिया में हम वर्ल्ड वॉर नहीं लड़ सकते। जैसे इंसान को रहते हुए जो डायनासोर है, वो डायनासोर के रहते हुए इंसान सरवाइव नहीं कर सकता था, उसी प्रकार से वर्ल्ड वॉर के पुराने दिन थे। टुडे वी कैनॉट एफोर्ड एनी वर्ल्ड वॉर। कहना तो बहुत आसान है कि वर्ल्ड वॉर छिड़ सकता है, लेकिन अगर यह वर्ल्ड वॉर छिड़ गया तो उसके बाद उसकी समीक्षा करने के लिए हम में से कोई नहीं बच पाएगा। क्योंकि मैं देखता हूं, देखिए 3 फ्रंट पर आप मानेंगे। एक फ्रंट आपका है न्यूक्लियर, मैं आपको बताता हूं। एक फ्रंट है आपका न्यूक्लियर वेपन्स, और न्यूक्लियर वेपन्स के साथ जितने हाइड्रोजन वेपन्स, जितनी भी चीजें आपको करनी है, उन सारी चीजों को आप देख लें। सबसे बड़ी चीज है कि इसके साथ आपका जुड़ गया है प्रिसीजन, मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो आज का टेक्नोलॉजी आपका बहुत डेवलप कर गया है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हर कुछ। तो आप सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स गाइडेड बाय टेक्नोलॉजी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आ गया है जो किसी भी दुनिया में, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में वो एक बहुत बड़ा डिवास्टेशन पैदा कर सकता है। और दूसरा जो फैक्टर काम कर रहा है वो है स्पेस। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। रूस एक स्पेस पावर है। अगर स्पेस में वॉर छिड़ गया तो उस वॉर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, और उस वॉर को कैसे काउंटर किया जाए इसका हमें न बहुत एक्सपीरियंस है दुनिया को, न अनुभव है। लेकिन जब उस तरह का डिवास्टेशन होता है तो वो चीज हो जाती है। और तीसरी चीज है इन्वायरमेंट। मैं इन्वायरमेंट का फैक्टर इसलिए बता रहा, जो पर्यावरण है, क्योंकि देखिए आईपीसीसी की अभी आप जानते हो इंटर गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, आईपीसीसी आपने नाम सुना होगा, तो उसका रिपोर्ट आई है 4-5 दिनों पहले, जिसमें चिंता व्यक्त की गई है कि दुनिया किस तरफ बढ़ रही है। हमारे यहाँ ऐसा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ रहा है, आगे चलकर आप देखेंगे हॉट समर, हीट वेव, साइक्लोन, फ्लड्स, इनके साथ साथ नए तरह की हमारे यहाँ पैंडेमिक भी फैल सकते हैं। तो इन्वायरमेंट एक बहुत ही डैमेज होने की स्थिति में है, लेकिन दुनिया का ध्यान तो इधर चला गया। इन्वायरमेंट से मुझे एक कोऑपरेशन बनता दिख रहा था बाकी देशों में भी, उसमें एक नई तरह की शिथिलता आ जाएगी, और वह समस्या हमारे लिए बहुत प्रबल है। क्योंकि देखो, मैं कुछ दिन पहले मैंने एक अमेरिकन स्कॉलर को पढ़ा था, नोम चॉम्स्की, आप लोग नाम जानते होंगे। उसने एक बड़ी अहम बात बताई कि 2 फैक्टर ऐसा है जो हमारे ह्यूमैनिटीज को अब आगे नहीं चलने देगा। एक फैक्टर है, मैं डूम शेयर नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं अभी भी फिर उम्मीद करता हूं कि कुछ अच्छा होगा, मानवता बचेगी, और अब तक ह्यूमैनिटीज ने अपने आप को, ह्यूमन रेस ने अपने आप को बचाया है। गुड सेंस प्रिवेल करेगा और हम लोग बचेंगे। लेकिन चिंता के 2 कारण होते हैं, एक होता है इन्वायरमेंट, और दूसरा उसने बताया कि दूसरा है न्यूक्लियर वेपन्स। उसने कहा कि दुनिया में परमाणु हथियार और पर्यावरण संकट, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिसका निजात अगर हम नहीं ढूंढते तो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए दिस इज द लार्जेस्ट थ्रेट, तो ये चाहे मोस्ट फैटल थ्रेट। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें 3 चीजें हैं जो चिंता का कारण है। आज की तारीख में हम इसे किसी वॉर को एस्केलेट नहीं करते देख सकते। इसके बाद फिर बहुत उसके डायमेंशंस टेक्नोलॉजी के कारण बदल चुके हैं, साइबर वॉर और हर तरह की चीजें। तो आज हम वॉर नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन अगर रूस नेटो के बॉर्डर में घुस जाता है तो क्या होगा, ये मेरी चिंता का कारण, व्हिच आई हैव टू शेयर विथ यू। दूसरी चीज, मैं एक और पहलू पर आपका ध्यान देना चाहूंगा कि यूक्रेन में अगर रूस सफल हो जाता है, मतलब ठीक है, उस पर कोई देश हम उसके बचाव के लिए नहीं आते हैं, और यूक्रेन पर रूस कब्जा करने में कामयाब हो जाता है, इससे दुनिया में एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। 2-3 फैक्टर मैं देख रहा हूं कि अब चूंकि 2 कंट्रीज का उदाहरण देखिए, लीबिया ने भी अपने परमाणु हथियार समर्पित किए थे, उस पर हमला हुआ था, और लीबिया में कर्नल गद्दाफी की सरकार गिरा दी थी, जिसमें यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, जिसको लीबिया वॉर कहते हैं, 2011 की बात बता रहा हूं।
उस समय भी दुनिया ने देखा था कि जिस सरकार से परसुएट करके परमाणु हथियार समर्पित करवाया गया, उस सरकार का खात्मा कर दिया गया अटैक करके। दूसरी बार यूक्रेन में हो रहा है, उसने 94 में अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सबमिट कर दिया। आज यूक्रेन पर हमला हुआ, यूक्रेन में सर्वाइवल का प्रश्न है। और सर्वाइवल का प्रश्न नहीं है, आप अगर न्यूज़ देखते होगे तो इसमें छोटे छोटे बच्चे को जिस तरह से बिलखते हुए सड़क पर दिखता है, तो रियली दिल होती है कि उसको उठा के दिल से लगा लूं, क्योंकि ऑल आर वन। तो वो जो चीजें दिखती है, तो उसमें दुनिया में बाकी देशों की जैसे से जापान ने तो स्पष्ट कर दिया है कि अब वह परमाणु विकल्प के बारे में सोच सकता है। जर्मनी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। और सबसे बड़ी बात है कि ईरान, जो हालांकि मैंने कल न्यूज में देखा एक सुखद चीज कि ईरान वार्ता के टेबल पर आया है और कुछ प्रोग्रेस भी हो रहा है, लेकिन ईरान को ऐसा लगेगा कि नहीं, परमाणु हथियार जरूरी है, क्योंकि कोई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारा साथ देने वाला नहीं। एक बड़ा देश किसी छोटे देश को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा कोई भी एग्जाम्पल हमें नहीं दिखता जो अभी यूक्रेन में दिखता है। हाँ, हमला हो जाता था, अटैक होता था, लेकिन पूरी दुनिया को ऐसा चैलेंज करके कि कोई अगर आता है बीच में तो इससे खौफनाक युद्ध नहीं देख पाएगा, और इस तरह के चैलेंज कर और फिर किसी देश में इस तरह से एक चौतरफा हमला करना, दिस इज द सिंगल वन एग्जाम्पल एज आई थिंक, जितना मैं पीछे के वॉर्स का स्टडी कर रहा हूं। तो यह चीज कहीं ना कहीं छोटे देशों को डराएगी कि अगर तुमको बचना है, जीना है, तो तुमको परमाणु हथियार लाना होगा। कल को सऊदी अरेबिया भी, बाकी देश भी उस तरफ जाएंगे, तो दुनिया में परमाणु हथियार फैलेगा। और अगर परमाणु हथियार फैलता है, इसका मतलब है बहुत सारी उंगलियां परमाणु बटन पर होगी, और जब बहुत सारी उंगलियां परमाणु बटन पर होगी, तो कभी भी अगर बटन दब गई किसी से, तो क्या होगा, सोच सकते हैं। दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट वन, कि दुनिया चूंकि जियो इकोनॉमिक्स का एरा था, तो बहुत सारे देशों ने तो अपने रक्षा बजट को कट करके बहुत कम कर लिया था। उसको लगता था कि नहीं, हम गरीबों का आंसू पोंछेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो डेवलपमेंट पर खर्च करते थे। बहुत सारा रकम अब डेवलपमेंट पर खर्च हो रहा था, और दुनिया को कहीं ना कहीं इस बात के लिए तैयार किया जा रहा था कि आप वॉर से हटिए, आप मिलिट्री प्रिपरेशन से बचिए। तो एक चारों तरफ एक ऐसा लग रहा था कि अब डेवलपमेंट पर जो रिसोर्सेस एक अच्छी खासी आने लगी थी, लेकिन अब वह रकम सभी लोग डर जाएंगे और मिलिट्री एक्सपेंडिचर सारे देशों का बढ़ जाएगा। और अगर मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा तो रकम कहां से आएगी? वो रकम आएगी लोगों के विकास में से कटौती होगी। जो पहले लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती थी, इकोनॉमिक सब्सिडीज, उसमें कटौती होगी। निर्धन लोगों के उत्थान के लिए जो सरकारें कार्य करती थी, उसमें कटौती होगी। ये एक बहुत ही गलत साइन है। और रह गई इंडिया की बात, तो आप सभी लोगों की आंखों के सामने है कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का तो कोई मुझे डायरेक्शन ही नहीं लगता। दो बातें हैं, दिल कुछ और बोलता है और दिमाग कुछ और। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, दिल नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है और दिमाग मोरालिटी की बात करता है। दिमाग यह कहता है जो दुनिया बचेगी तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट बचेगा। जो एरिक हॉब्सबॉम ने बहुत पहले, आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में एरिक हॉब्सबॉम का यह आता है एक स्टेटमेंट, आप क्लास 9th के एनसीईआरटी में जब प्रीफेस में देखोगे तो उसमें है कि वर्ल्ड नेशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द वर्ल्ड। तो जिस समय जब बात आती है, एक बात बताइए, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इशारा करना चाहता। इस तरह का असमंजस हम लोगों के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय आया था। एक तरफ हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, हम आजादी के लिए लड़ रहे थे, गांधी जी भी करो या मरो का नारा उसी समय दिया था। तो हम इसी दुविधा से ग्रस्त थे। दुविधा क्या थी? एक तरफ हमारी पार्टी में दुविधा थी, हमारी सरकार में दुविधा थी। एक तरफ हिटलर मुसोलिनी जैसे विजेता थी, और वह ब्रिटेन के शत्रु को, अमेरिका के शत्रु को, या इस तरह के जो एलाइड पावर्स उनके शत्रु को किसी भी सीमा तक जाकर सहायता देने के लिए तैयार थे। हम ले भी सकते थे, हम उनके से कुछ सांठगांठ करके इंडिया के लिए तत्काल कुछ सहायता ले सकते थे, लेकिन हमने चुना कि नहीं, फांसीवादी ताकत से हमें कोलैबोरेट नहीं करना, फांसीवाद का हमें विरोध करना। और गांधी जी उस समय विश्वास के साथ कह रहे थे इस नर पिशाच की, हिटलर के बारे में, कि इस नर पिशाच की अवश्य हार होगी। सुभाष चंद्र बोस ने अपना अलग रास्ता चुना था, लेकिन सुभाष का जो अनुभव था कुछ अच्छा नहीं रहा था, आपने देखा ही था। वह तो आपने सुभाष का सिर्फ एक पक्ष देखा कि जापानी हार गए तब तो सुभाष लूज कर गए, लेकिन अगर जापानी जीतते तो उसका जो अनुभव होता वह इससे भी खौफनाक अनुभव होता। लेकिन खैर एनीवे, मैं इस तरफ
नहीं, आप लोग खुद समझदार हैं। मैंने क्या कहा कि ह्यूमैनिटीज में कभी एक पर्सपेक्टिव नहीं होता, एक से अधिक पर्सपेक्टिव होता। तो हम इंडिया यूएनओ में लगातार अनुपस्थित होते जा रहे हैं वोटिंग में, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन को अपोज करना नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। लेकिन क्या हमारे पास वैकल्पिक विश्व दृष्टि कहाँ है? 1950 में जो हमारी विदेश नीति जिस कगार पर खड़ी थी, आज भी हम वहीं खड़े हैं। हम इंडिया के गौरव की बात करते हैं, हम विश्व गुरु की बात करते हैं, लेकिन जब विश्व रहेगा तभी तो हम गुरु बन पाएंगे। लेकिन यह भी का जो सिचुएशन है उसमें हम यह भी नहीं कहते कि हमें यह डिसीजन लेना चाहिए, वो हमें ये एक बहुत बड़ा नेशनल डिसीजन होता है, जो किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था, किसी एक संगठन के विचार को नेशनल डिसीजन नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मैंने सिर्फ इन पहलुओं की तरफ इशारा किया है अपने दर्शकों के लिए, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो यही मुझे चिंता का कारण लग रहा। वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आशावादी हूँ, आप लोगों से भी अनुरोध कर रहा हूँ, आशावादी रहे, हम होंगे कामयाब और एक समय आएगा गुड सेंस प्रिवेल करेगा और इसका भी कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। हम अगले लेक्चर में आपको मिलेंगे, तब तक उम्मीद करते हैं कि यह यूक्रेन का संकट कम से कम टल गया होगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय फिर अपने उस रूस को रीस्टैब्लिश करने में कामयाब रहेगा। तो आज इतना ही, फिर मैं आपसे दूसरे लेक्चर में मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।